मेरी माँ एक सफेद बाघिन है और मेरे पापा भी, लेकिन मैं एक छोटा काला बाघ पैदा हुआ था। मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मेरी माँ को लटका दिया और 3 दिन और 3 रात तक उन्हें कोड़े मारे। फिर उन्होंने बगल के काले चिंपैंजी को पकड़ लिया और उसे 7 दिन और 7 रात तक यातना दी। लेकिन फिर भी वे यह पता नहीं लगा सके कि मेरे खून की जड़ कहां से आई है। गुस्से के एक दौरे में मेरे पापा घर छोड़कर चले गए और मुझे छोड़ दिया। मेरी माँ ने भी एक और शावक को जन्म दिया, मेरा छोटा भाई। लेकिन सच कहूं तो मुझे वह थोड़ा बेवकूफ सा लगता था। जिस दिन मेरी उम्र 1 महीना हुई, माँ बाघिन शिकार पर निकल गई। उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को, दोनों शावकों को, गुफा में खेलते हुए छोड़ दिया। मेरा छोटा भाई, जो बहुत शरारती है, गुफा से रेंगता हुआ बाहर निकल गया। हमारी बदकिस्मती से वहां से एक वयस्क काला भालू गुजर रहा था। दोनों ही शिकारी होने के नाते यह साफ था कि वह अपने प्रतिद्वंदी के शावक की जान नहीं बख्शेगा। काले भालू ने दहाड़ लगाई और मेरे छोटे भाई पर झपट पड़ा। मेरा छोटा भाई डर के मारे जड़ हो गया, 1 इंच भी नहीं हिला। उस नाजुक पल में मैं ही था जो दौड़कर गया और उसे घसीटते हुए वापस गुफा में ले आया। आखिरकार मां शेरनी ठीक समय पर लौट आईं और हम बाल बाल बच गए। अगर ऐसा न होता कि भले ही मेरा शरीर बाघ का है, लेकिन मेरी आत्मा, शायद मैं इस खतरों से भरे जंगल में बहुत पहले ही मर गया होता। इस घटना ने मुझे पूरी ताकत से यह चाहने पर मजबूर कर दिया कि मेरे पास खुद को बचाने की शक्ति हो। यही वह पल था जब सब कुछ शुरू हुआ। मां बाघिन हमारे सामने लेट गई और अपना पेट दिखाया। शुरुआत में मैं ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन जब मेरी मां का गुनगुना दूध मेरे मुंह में गया तो एक गर्म लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फिर से जन्मा हूं। इसीलिए खाने के समय मैं अपने शरारती छोटे भाई से कहीं ज्यादा उत्साही था। कई महीनों की बढ़त के बाद मैंने महसूस किया कि मैं बाकी बाघों से अलग हूं। सबसे पहले मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। और दूसरा, मेरा आकार। मैं अपने भाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने की उम्र में मेरा वजन पहले ही 40 किलो हो गया था, जबकि मेरा छोटा भाई मुश्किल से 20 किलो से ऊपर था। तभी हमने पहली बार मांस खाना शुरू किया। जब मैंने पहली बार जंगली सुअर का मांस खाया, उसके खून भरे स्वाद के साथ मेरे पेट में एक और भी तेज गर्मी की लहर दौड़ गई। फिर वह गर्मी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि मांस खाने से मेरी ताकत बढ़ रही है। 1 महीने बाद हमने आधा साल पूरा किया। मां बाघिन ने हमें शिकार की तकनीकें सिखाना शुरू किया। अचानक मां बाघिन की नजर ठंडी और तीव्र हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई शिकार देख लिया हो। आगे एक झुंड चित्तीदार हिरणों का दिखाई दिया जो चर रहे थे। हर कुछ मिनटों में उनमें से एक सिर उठाकर निगरानी करता था। मैं चुपचाप लेटा रहा, मां बाघिन को देखता रहा ताकि उसके अनुभव से सीख सकूं। हम तीनों हवा की दिशा में थे, इसलिए हिरण हमें सूंघ नहीं सकते थे। मां बाघिन ने मुड़कर मुझे और मेरे भाई को इशारा किया कि हम शांत और स्थिर रहें। वह जमीन का फायदा उठाते हुए झुंड के पास रेंगती हुई गई। कुछ ही मिनटों में वह उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गई। जैसे ही हिरणों ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम की, मां बाघिन बिजली की तरह झपट पड़ी। विस्फोटक ताकत के साथ उसने एक को पकड़ लिया और एक झटके में उसे गिरा दिया। उसने जल्दी से सही जगह ढूंढी और एक ही काट में उसे मार डाला। पूरे शिकार की प्रक्रिया 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। मां बाघिन ने हिरण को हमारे पास घसीट कर लाया, अपनी मूंछों से खून चाटा, 2 कदम पीछे हटी और लेट गई। यह संकेत था कि पहले मैं और मेरा भाई खाएं। मेरा छोटा भाई, जो खून की गंध का आदी नहीं था, दूध की तलाश में रोने लगा। मां बाघिन ने उसे जोरदार झापड़ मारा और अलग कर दिया। मेरा छोटा भाई रोता हुआ नाराज चेहरा बनाकर दूर चला गया, लेकिन मैं इसके विपरीत पहले ही दावत उड़ाने लगा था। अपना हिस्सा खाने के बाद भी मुझे भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं बाकी मांस के पास गया। मां बाघिन ने बस एक गहरी गुर्राहट निकाली और फिर सिर घुमा लिया। इसे अनुमति समझकर मैंने हिरण का पूरा निचला हिस्सा चटकर डाला। उसी समय मेरे पेट से और भी ज्यादा गर्मी की एक लहर उठी। मुझे नहीं पता यह लहर क्या है, लेकिन जब भी यह मेरे शरीर में दौड़ती है, मैं खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता हूं। अगले कुछ दिनों तक मां बाघिन हमारे साथ गुफा के सामने जमीन पर खेल खेल में लड़ाई करती थी। इस तरह
हम अपनी शिकार और रक्षा की क्षमताओं का अभ्यास करते थे। दिन इसी तरह बीतते गए, शांत लेकिन गंभीर। फिर एक दिन जब हम तीनों शिकार से लौट रहे थे, हमने ठीक अपने सामने एक गहरी और डरावनी दहाड़ सुनी। वह एक विशाल अनजान नर बाघ था। मां तुरंत सतर्क हो गई। वह एक ऊंची जगह पर कूद गई ताकि आसपास का निरीक्षण और खोज कर सके, जबकि मेरा भाई अपनी जगह पर जड़ हो गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उस अनजान बाघ के आने के बाद मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सो सका। पहली बार मुझे बाहरी दुनिया से एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। हमें सुरक्षित रखने के लिए मां ने हमारे सैकड़ों किलोमीटर के इलाके की गश्त करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। लगातार कई दिनों तक मां ने हमें अपने साथ बाहर नहीं जाने दिया। कई दिनों तक गश्त करने के बाद उसे उस अनजान नरबाघ का कोई और निशान नहीं मिला। तभी मां ने राहत की सांस ली और हमें फिर से शिकार पर ले गई। यहां तक कि एक दिन कुछ बहुत ही असामान्य हुआ। जब हम शिकार कर रहे थे तो हमें 300 किलोग्राम से भी भारी एक नर भालू मिला, लेकिन उसे पहले ही खा लिया गया था। सिर्फ सिर और कंकाल ही बाकी थे। लाश के पास एक विशाल और स्पष्ट बाघ के पंजे का निशान था। इससे उस अनजान नरबाघ की ताकत की पुष्टि होती थी। मां घबराई हुई पास गई और जांचने लगी। यहां तक कि उसके लिए भी इतने बड़े भालू को मारना गंभीर चोटों के बिना संभव नहीं था। लेकिन उस अनजान बाघ के घायल होने का कोई भी निशान नहीं था। मुझे एक सिहरन महसूस हुई। अगर हम उससे टकरा जाते तो यकीनन हम जिंदा नहीं बचते। सुरक्षित रहने के लिए मां के पास हमें एक अनजान पहाड़ी की ओर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद उस नरबाघ के दबाव के कारण मां हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए जल्दी करवा रही थी। लेकिन कहते हैं कि जिससे सबसे ज्यादा डरते हो वही सबसे जल्दी सामने आ जाता है। जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। मां ने समय गंवाने की हिम्मत नहीं की। वह अपने ऊपर भारी दबाव महसूस कर रही थी। बहुत संभव था कि वह वही नरबाघ हो जिसे हमने अब तक नहीं देखा था। अब हम सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि जितना हो सके उससे दूर भाग जाए। हम 2 घंटे तक बिना रुके दौड़ते रहे। जैसे ही हम घने झाड़ियों से निकलकर एक खुले स्थान पर पहुंचे, मेरी मां सबसे पहले सतर्क हुई। वह 2 या 3 मीटर का छलांग लगाकर हमारे सामने आ गई। अचानक उसने बेहद भयानक गुर्राहट निकाली। करीब 200 या 300 मीटर की दूरी पर एक विशाल और प्रभावशाली नरबाघ पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसके आकार और फर के रंग से लग रहा था कि वह अभी अभी वयस्कता की दहलीज पर पहुंचा है। वह अपनी पूरी ताकत पर था और उसका वजन कम से कम 270 किलोग्राम से ज्यादा था। हालांकि मां औसत बाघिन से बड़ी थी, लेकिन इतने बड़े नरबाघ के सामने वह अपने दोनों शावकों की रक्षा नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ करना था। मां ने हल्की सी गुर्राहट निकाली, यह देखने के लिए कि क्या वह उसे डरा सकती है और भगा सकती है। लेकिन नरबाघ न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि वह शांतिपूर्वक उसकी ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले मां से संवाद करना चाहता है। और इस तरह दोनों वयस्क बाघ, एक मादा और एक नर, आमने सामने खड़े हो गए। तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं घास के बीच छिपा हुआ स्थिति को ध्यान से देख रहा था। मैं सोच रहा था कि हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगले ही पल बाघ मां पर झपट पड़ा। मां ने बिना किसी डर के सामने से उसका सामना करने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन नर बाघ ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसकी जबरदस्त विस्फोटक ताकत के कारण मां तुरंत अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। अगर वह थोड़ा और हिलती तो बाघ के तेज दांत उसकी गर्दन तोड़ देते। ठीक उसी समय जब मैं अपने भाई के साथ भागने की आखिरी कोशिश करने जा रहा था, अचानक पास के जंगल से गुस्से से भरी एक दहाड़ सुनाई दी। यह एक और नरबाघ की दहाड़ थी, लेकिन उस पल मां के लिए यह आवाज बेहद कीमती लगी। और तेज दौड़ने की आवाज के बाद एक हैरान कर देने वाले आकार का साइबेरियाई बाघ वहां प्रकट हुआ। उसका पूरा अस्तित्व एक उग्रता की आभा बिखेर रहा था। वह उस बाघ से भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली था जिसने वो मां को हराया था। उसके पूरे शरीर से एक अनियंत्रित हत्यारा स्वभाव फूट पड़ा। वह बुआ था और वह गुस्से में था। जो उसकी साथी और बच्चों को चोट पहुंचाने का दोषी था, उसके सामने वह खुद को कैसे रोक सकता था। अगले ही पल बुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका विशाल शरीर जबरदस्त ताकत के साथ झपट पड़ा। वह उस अजीब बाघ पर बिजली की तरह झपट पड़ा। दोनों जानवरों को मौत की लड़ाई लड़ते देखकर ही मुझे समझ आया कि एक वयस्क नर बाघ कितना डरावना हो सकता है। लड़ाई के दौरान दोनों को चोटें आईं
लेकिन वुआ ने अपने वजन और अनुभव के दम पर धीरे धीरे बढ़त बना ली। वुआ ने एक पंजे के वार से उस अजीब बाघ की एक आंख फोड़ दी। ठीक जब वे फिर से लड़ाई शुरू करने वाले थे, तभी एक आंख वाला बाघ अचानक मुड़ गया। वह वुआ और मेरी ओर बुरी तरह झपटा, मुझे एक झटके में दूर फेंक दिया और फिर भाग गया। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर 2 हिस्सों में बंट गया हो। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह भाग जाएगा। दूसरी ओर वुआ भारी कदमों से दौड़ता हुआ पास आया। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में मुझे कोमलता और अपराध बोध की झलक दिखाई दी। अगर मैंने उस बदकिस्मत को सीधे मार डाला होता तो उसका बच्चा इस तरह नहीं झेलता। इस लड़ाई में वुआ को भी कुछ चोटें आईं। शुक्र है कुछ ऑक्सीजन मिलने पर वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया, लेकिन मैं बेहोशी से जाग गया। मैं बस महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर एक गर्म धारा में लिपटा हुआ है और मेरी चोटें तेजी से ठीक हो रही हैं। लेकिन तुलना करने पर वो मां की हालत कहीं ज्यादा गंभीर थी। जानवरों के लिए एक गंभीर चोट का मतलब लगता है कि वे सब कुछ किस्मत के हवाले ही कर सकते हैं। वो मां को भी एहसास हो गया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने अपनी शरीर की रहस्यमय ऊर्जा उसे देने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मैं उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने चारों ओर के जंगल को देखा और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। शायद मैं आंतरिक चोटों के इलाज के लिए औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ सकता था। ज्यादातर दवाइयां जो इंसान इस्तेमाल करते हैं वे जानवरों पर भी असर करती हैं। अभी गर्मी की शुरुआत है और बारिश भरपूर हो रही है। कई औषधीय जड़ी बूटियां अभी अंकुरित हो रही हैं और बढ़ रही हैं। अगर मैं कई साल पुराना जंगली जिनसेंग ढूंढ पाता तो वह सबसे अच्छा होता। वुआ का इलाका वनस्पति और जीव जंतुओं से काफी समृद्ध है। मुझे 2 छोटी जिनसेंग की पौधियां ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो मां ने उन्हें खा लिया और जैसा कि उम्मीद थी उसकी चोटें बेहतर हो गईं। इसलिए वुआ ने मेरे भाई वूडी और मुझे शिकार पर ले जाना शुरू कर दिया। आधे महीने तक प्रशिक्षण के बाद मैं न केवल और मजबूत और तंदुरुस्त हो गया, बल्कि मेरी गति और सूंघने की शक्ति भी बेहतर हो गई। मैं तो 30 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ सूंघ भी सकता था। आखिरकार मैंने वुआ से सीखी गई अनुभव के अनुसार अपनी पहली अकेली शिकार यात्रा शुरू की। मैंने गुफा से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिकार के लिए सबसे अच्छी जगह चुनी। मैंने एक छोटी सी ऊंची टीला ढूंढा। यहां से दृश्य बहुत विस्तृत था और घास ऊंची और घनी थी, जिससे मुझे देख पाना मुश्किल था। मैं झाड़ियों में दुबक गया और इंतजार करने लगा। छोटे छोटे जानवरों की लहरें नाले के किनारे आती जाती रहीं। आखिरकार जंगली सुअरों का एक झुंड आ पहुंचा। मैंने एक फैसला किया। जंगली सुअर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वयस्कों को छोड़कर बाकी से मैं निपट सकता हूं। इस झुंड में 3 वयस्क जंगली सुअर थे। मुझे सबसे पहले उन्हें दूर करना था। जब जंगली सुअरों का झुंड पानी पीने के लिए सतर्कता छोड़ रहा था, मैं झाड़ियों से कूद पड़ा। वयस्क जंगली सुअर सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाले थे और अपने बच्चों के साथ भागने लगे। मैंने पहले ही उनकी भागने की दिशा का अनुमान लगा लिया था। मेरा शरीर घास से बाहर कूदा और मैं सीधे उन छोटे सुअरों की ओर झपटा जो इधर उधर भाग रहे थे। एक ने मुझे चकमा देने के लिए अचानक मोड़ लिया, लेकिन मैंने तो जानवरों की दुनिया पर डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैं कैसे धोखा खा सकता था। जैसे ही उसने मोड़ लिया, मैंने उसी गति का फायदा उठाकर उसे काट लिया, ठीक उसी वक्त जब वह छोटा सुअर मुझ पर झपटा था। खून का स्वाद तुरंत ही मेरे मुंह में फैल गया। मैंने मरी हुई शिकार को एक तरफ फेंक दिया। मैं बाकी को पकड़ने के लिए दौड़ा। फसल बुरी नहीं रही। मांसाहार के दौरान मैं अपने मांसपेशियों और हड्डियों में बदलाव महसूस कर सकता था। वे न सिर्फ और मजबूत हो गए, बल्कि मेरी गति भी बढ़ गई थी। मेरी प्रतिक्रिया अन्य जानवरों की तुलना में कई गुना तेज थी। बहुत संभव है कि ये बदलाव मेरे शरीर के भीतर मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा से आ रहे हों। अगर मैं इस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए करता रहा, तो जब मैं सच में बड़ा हो जाऊंगा, मेरी ताकत और गति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक उसी समय जब मैं मुंह में एक सुअर का बच्चा दबाए लौट रहा था, अचानक सामने की झाड़ियों से एक अनजाना गंध आई, और वे कम नहीं थे। इसके तुरंत बाद कई भूरे भेड़िए दौड़ते हुए बाहर आ गए। उनका नेतृत्व करने वाला अल्फा भेड़िया मुझसे थोड़ा छोटा था, लेकिन उनकी संख्या बहुत थी। वे तो कुछ छोटे बच्चों को भी साथ लाए थे। आखिर एक भेड़ियों का झुंड अपने पूरे परिवार के साथ किसी बाघ के इलाके में क्यों आकर बसता? मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन मुझे डर नहीं था।
अल्फा भेड़िए ने सबसे पहले आसमान की ओर भौंक कर चेतावनी दी। मैं उन्हें नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन यह हुबाओं का इलाका है। वे अपने पूरे परिवार के साथ यहां घुस आए थे। एक युवा मालिक होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने पिता की मदद करूं और इन घुसपैठियों को सबक सिखाऊं। तुरंत ही एक गहरा और शक्तिशाली दहाड़ भेड़ियों के झुंड की ओर गूंज उठा। भेड़िए स्वाभाविक रूप से डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं अभी वयस्क नहीं हूं और मेरी पकड़ी हुई शिकार पर ध्यान दिया, तो उनका डर पल भर में गायब हो गया। उन्होंने अपने दांत दिखाए और मरने मारने की मुद्रा में आ गए। मैं उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करने वाला था। मैंने दोनों शिकार जमीन पर रख दिए। मैंने एक शिकार को अपने पंजे से पकड़ा और झुंड की गुस्से भरी नजरों के सामने उसे फाड़कर खाने लगा। मैं दोनों सुअरों को कुछ ही निवालों में खा सकता था, लेकिन मैंने उन्हें धीरे धीरे उनके सामने फाड़ना और खाना तय किया ताकि उकसावे की हद तक ले जाऊं। अल्फा भेड़िया साफ तौर पर घबरा गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके अधीनस्थों के मन में और विचार आ सकते थे। उसने आदेश दिया और बाकी ग्रे भेड़ियों ने अब हिचकिचाना छोड़ दिया। कुछ मादा भेड़ियों ने बच्चों की रक्षा की और उन्हें दूर छुपा दिया। बाकी भेड़िए फैल गए और मुझे घेर लिया। बाघ और भेड़ियों के बीच की लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। मैंने अल्फा भेड़िए पर नजर गड़ाई और उस पर झपट पड़ा। झुंड को उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले हमला करूंगा। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, तब तक अल्फा भेड़िए को उसके पंजे के एक ही वार से उड़ा दिया गया था। मेरे पीछे आ रहे भेड़िए मुझ तक पहुंच गए और मेरी पीठ पर काटने लगे। मुझे कई घाव लगे, जिससे मेरी पशु प्रवृत्ति तुरंत जागृत हो गई। मैंने मुझ पर हमला कर रहे भूरे भेड़ियों में से एक को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर काट लिया। दरार। मैंने इसे एक ही बार में काट कर तोड़ दिया। मैंने महसूस किया जैसे मेरे अंदर अचानक एक शक्तिशाली ताकत फूट पड़ी हो। मेरा आक्रमण शक्ति तुरंत ही एक स्तर ऊपर बढ़ गया। झुंड डर गया। उन्होंने कभी भी इतना क्रूर बाघ का शावक नहीं देखा था। वे तुरंत ही चारों ओर भाग गए। मैं वापस गुफा में गया और भेड़िए की लाश को जमीन पर फेंक दिया। मैंने अपने पापा और मम्मी को खुशी खुशी दहाड़कर बताया कि क्या हुआ था। जैसे ही पापा बाघ ने सुना, वह एक छलांग में बाहर निकल गए। क्षेत्र के मालिक होने के नाते वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनके बेटे से उलझे। जब मैंने अपने पापा को दूर जाते देखा तो मेरे अंदर एक गहरी गर्माहट महसूस हुई। मेरा बाघ भाई इसे समझ नहीं पा रहा था। हम भी तो बाघ हैं। फिर तुम इतने अद्भुत क्यों हो? लगभग 1 घंटे बाद पापा लौट आए। वह अपने साथ कई अल्फा भेड़ियों की लाशें लेकर आए थे। फिलहाल हुबाओं के यहां होने से हमें न तो खाने की कमी है और न ही आश्रय की, लेकिन ये शांतिपूर्ण दिन ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। साइबेरियाई बाघ एक अकेला शिकारी है और साथ ही खाद्य श्रृंखला की चोटी का राजा भी है। यहां तक कि हमारी मां, जिसने हमें पाला है, वह भी जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें छोड़ देगी। उसने बिना झिझक हमें बाहर निकाल दिया। शाम होते ही जब पापा और मम्मी बाघ सो गए, मैं चुपके से गुफा से बाहर निकल गया। अगले ही पल मेरा छोटा भाई भी मेरे पीछे आ गया और थोड़ी दूर चलने के बाद हम घास के एक खुले मैदान में पहुंच गए। अचानक हमें एक अजीब सी चीख सुनाई दी। आगे जाकर एक लिंक्स बर्फीली खरगोश का शिकार कर रहा था। आमतौर पर बाघ के इलाके में ग्रे भेड़ियों जैसे शिकारी नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों में हम कई बार उनसे टकरा चुके हैं। क्या जंगल में कुछ अजीब हो रहा है? शायद अब पापा को याद दिलाने का समय है कि वे अपने इलाके की गश्त करें। गुफा में वापस आकर मैंने पापा को वह बालों का गुच्छा दिखाया जो मैं लाया था। वह तुरंत गुस्से में आ गए। उनकी सारी सुस्ती गायब हो गई और वह बेहद प्रभावशाली लगने लगे। वह बेसब्री से इलाके की गश्त करने निकल पड़े। मैंने कुछ पल सोचा और उन्हें फॉलो करने का फैसला किया। मेरा छोटा भाई, जो पहले से ही थोड़ा थका हुआ था, ने भी कोशिश की और हमारे पीछे आ गया। पापा का इलाका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि वे उसे 10 दिन या आधे महीने में भी पूरी तरह गश्त नहीं कर पाते। पापा को जंगल में उस शांत और आत्मविश्वासी चाल के साथ चलते देखना मुझे सिखाता है कि असली राजा का रुतबा क्या होता है। पापा सबसे बड़े पेड़ों के तनों पर अपनी पेशाब छिड़कते हैं, जिससे वे अपना इलाका चिन्हित करते हैं और साथ ही घुसपैठियों को चेतावनी देते हैं कि इस जगह का मालिक पहले से है। हम इस तरह इलाके की सीमा पर चलते रहे जब तक शाम नहीं हो गई और पापा भी थोड़ा थक गए। जैसे ही पापा को छांव वाली जगह मिली जहां वे आराम कर सकते थे, आगे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। पापा ने गहरी नजरों से आगे की ओर देखा, जैसे उन्होंने कुछ महसूस कर लिया हो। वे खड़े हो गए।
अगले ही पल एक मध्यम आकार का तेंदुआ अपने चित्तीदार फर के साथ दिखाई दिया। 6 बाघों की आंखें तेंदुए पर टिक गईं। हमारे सामने खड़ा तेंदुआ घबरा गया। वह मुड़ा और एक छोटी भारी चेतावनी की आवाज निकाली। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। तेंदुए आमतौर पर झुंड में चलते हैं। थोड़ी ही देर में 5 और आ गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लगता था कि उनकी संख्या पापा को डराने के लिए काफी होगी, लेकिन उन्होंने उसके अपने इलाके की रक्षा करने के संकल्प को कम आंका था। इसके अलावा उन्होंने एक घातक गलती कर दी। कभी भी, लेकिन कभी भी उस पिता को उकसाने की कोशिश मत करो जो अपनी संतानों के साथ हो। चाहे सिर्फ अपने बच्चों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए ही सही, पापा कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने एक दहाड़ लगाई और 5 तेंदुओं की ओर झपट पड़े, लेकिन पापा ने पहले ही पल में हमला नहीं किया। मैं और मेरा छोटा भाई उनकी कमजोरी थे और लगता है तेंदुओं को इसका एहसास हो गया था। उनकी हिम्मत, जो पहले कम हो गई थी, फिर से बढ़ गई। यही वह पल था जब मैंने समझा कि क्यों कहते हैं कि नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। पापा का पहले हमला न करना तेंदुओं को यह गलतफहमी दे गया कि वह इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन मैंने यह बात बहुत साफ देखी। पापा बिना किसी परेशानी के 5 का सामना कर सकते थे। वह केवल इसलिए हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें हमारी चिंता थी। उसी पल मैंने सिर उठाया और एक दहाड़ लगाई। गंभीर भाव के साथ मैंने अपने छोटे भाई को अपने पास रखकर उसकी रक्षा की। मेरी इस प्रतिक्रिया से 5 तेंदुए डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक शावक इतना आक्रामक हो सकता है। पापा शायद मेरी बात समझ गए थे। अगले ही पल वे हवा की तरह तेजी से हिले और 5 तेंदुओं पर टूट पड़े। पापा ने बिना हिचकिचाए सबसे पास वाले तेंदुए को पकड़ लिया और उसे काटने और फाड़ने लगे। एक बार जब वे लड़ाई के मोड़ में आ गए तो उनके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना जबरदस्त था कि मैं खुद भी डर गया। 5 तेंदुए डर के मारे पीले पड़ गए। पहली ही भिड़ंत में पापा ने एक तेंदुए को एक ही पंजे के वार से उड़ा दिया और दूसरे की पिछली टांग काट ली। जो बाकी बचे थे वे इतने डर गए थे कि एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। वे सब घबराकर भाग खड़े हुए। पापा एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर तय किया कि उनका पीछा नहीं करेंगे। वे मेरे पास आकर मुझसे सट गए और फिर मेरे छोटे भाई की पेशानी चाटने लगे। ये साफ था कि पापा मेरे व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार जैसा बाप वैसा बेटा, मेरा व्यवहार उन्हें गर्व से भर गया था। इसके बाद पापा ने तेंदुए के शरीर को अपने मुंह में पकड़ा और पूरे वेग से इलाके की सीमा की ओर दौड़ पड़े ताकि अपनी पेशाब से उसे चिन्हित कर सकें। यह घुसपैठियों के लिए सबसे प्रभावी चेतावनी है। 10 मिनट से ज्यादा बीत गए। पापा टाइगर अपने मजबूत और आत्मविश्वासी कदमों के साथ लौटे। उनके मुंह में कई शिकार थे जिनकी गर्दन टूटी हुई थी। अब लूट का आनंद लेने का समय था। पापा टाइगर ने सबसे मोटा शिकार चुना और खाने लगे। मैंने अपने छोटे भाई को एक छोटा एल्क चुनने के लिए ले गया। सांझ की रोशनी में हम तीनों, पिता और बेटे की परछाइयां बहुत लंबी हो गई थीं, जैसे यह संकेत दे रही हों कि साइबेरियाई बाघों का एक शक्तिशाली और युवा परिवार उभर रहा है। आज 5 युवा तेंदुओं से हुई मुलाकात ने मुझे ताकतवर की ही चलने वाली जंगल की कानून को और बेहतर समझा दिया। आज निश्चिंत जीवन जीना सिर्फ पापा टाइगर की सुरक्षा की वजह से ही संभव है, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन मुझे जाना ही होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके और मजबूत बनना होगा। एक और रात बीत गई और पापा टाइगर हमें फिर से इलाके की गश्त पर ले गए। गश्त के दौरान हमने देखा कि सीमा रेखा में बदलाव किया गया था। बहुत गंभीर रूप से नहीं, लेकिन मोटे तौर पर इलाके की सीमाओं पर 20 से ज्यादा जगहों पर घुसपैठ के संकेत थे। यह संख्या मुझे थोड़ी चिंता देने लगी। निश्चित रूप से पड़ोसी क्षेत्रों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन जीवों को प्रवास करने के लिए मजबूर कर दिया। आगे चलकर पापा टाइगर की गुफा थी। कुछ दिनों तक बाहर रहने के बाद मुझे उस यात्री की तरह घर लौटने की तड़प महसूस हुई जो अपने घर की याद में डूबा रहता है। गुफा में लौटने पर पापा टाइगर रास्ते में शिकार किए गए एक सिका हिरण के साथ मम्मी टाइगर के पास आए। उन्होंने उसे उसके सामने ऐसे रखा जैसे उसे खुश करने का इशारा कर रहे हों। उस समय मुझे समझ आया कि पापा टाइगर ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि इलाका सुरक्षित है और मम्मी टाइगर हमें वापस हमारे अपने घर ले जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन पापा टाइगर से दूर और सिर्फ मम्मी टाइगर पर निर्भर रहते हुए मुझे डर है कि मेरे भाई और मुझे पेट भर खाना मिलना भी एक समस्या बन सकता है। अब समय आ गया था कि मैं अपनी शिकार करने की कला खुद ही निखारूं। अपनी पिछली जिंदगी में एक शौकिया मछुआरे के तौर पर
मैं अच्छी चारा तैयार करने की अहमियत को अच्छी तरह समझता था। इस इलाके में सबसे ज्यादा जंगली सुअर ही मिलते हैं और इन मांसल बड़ी तादाद में और ज्यादा चालाक न होने वाली मखलूकात से निपटने के लिए चारा लगाना सबसे आसान और असरदार तरीका है। मैंने खुदाई की और करीब 10 या 15 किलो जड़ें और कंद एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिए। फिर मैं झाड़ियों में चुपचाप लेट गया और इंतजार करने लगा। पिछली जिंदगी में इंसान और इस जिंदगी में बाघ होने के नाते मैं जानता हूं कि मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यही वो चीज है जो एक साइबेरियन बाघ को सच में डरावना बनाती है। कुछ ही देर में जंगली सुअरों का एक झुंड, जिसकी अगुवाई एक नर कर रहा था, सावधानी से चारे के पास आया और बिना किसी झिझक के खाने लगा। उन्होंने शोर मचाते हुए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। मैंने उनमें से एक को अपना निशाना बनाया। मैं जल्दी से पास जाने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ा। जब हमला करने के लिए दूरी सही हो गई तो मैं अपने छिपने की जगह से बिजली की तरह बाहर निकला और वयस्क जंगली सुअर को नजरअंदाज कर दिया। मैंने बिना रुके उस जंगली सुअर का पीछा किया जिसका वजन लगभग 25 या 30 किलो था। जंगली सुअर जानता था कि वह मुझसे बच नहीं सकता। उसने चालें चलनी शुरू कर दी। पहली चाल ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। उसने मुझे लगभग संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। जब तक मैं संभला और फिर से तेज दौड़ा, तब तक वह मुझसे काफी आगे निकल चुका था। साइबेरियाई बाघ की आदतों के अनुसार ऐसी शिकार को अब खोया हुआ मान लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास एक रहस्यमय ऊर्जा का समर्थन था। मुझे ऊर्जा खर्च होने की कोई परवाह नहीं थी। एक दहाड़ के साथ मैंने रफ्तार बढ़ाई और फिर से उसका पीछा किया। मैंने उसे कई किलोमीटर तक पीछा किया, तब जाकर उसे पकड़ पाया। जब मैं मांद में लौटा तो पापा और मम्मी बाघ पहले ही सो चुके थे। अगले दिन मम्मी बाघ हमें वहां से ले गईं। पापा बाघ गुफा में ही लेटे रहे, हमें विदा करने बाहर नहीं आए। उसके लिए यह उसकी लंबी बाघ जीवन में सिर्फ एक छोटा सा प्रसंग था। लेकिन जैसे ही हम मम्मी बाघ के इलाके में दाखिल हुए, कुछ गड़बड़ थी। जमीन पर हमारी ही प्रजाति के बेतरतीब पैरों के निशान थे। वे एक बाघिन और उसके 3 शावकों के थे। मम्मी बाघ जंगल में घूम रही थीं और बीच बीच में दहाड़ रही थीं। वह घातक गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखों को और कुछ नहीं दिख रहा था, वह बस घुसपैठियों को ढूंढना चाहती थी। भले ही वह दूसरी बाघिन भी अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, मम्मी बाघिन दया नहीं जानती। गुफा से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उसे फिर से दूसरी बाघिन के पैरों के निशान मिले, जो एक वयस्क हिरण की लाश के पास थे। मम्मी बाघिन बहुत गुस्से में थी। यह ऐसा था जैसे कोई अजनबी तुम्हारे घर में घुस आए, न सिर्फ सब कुछ अस्त व्यस्त कर दे, बल्कि ढेर सारी बदबूदार गंदगी भी छोड़ जाए। वह गुस्से में दहाड़ती हुई चल रही थी, जैसे कोई पागल सड़क पर चिल्ला रहा हो। सांझ होते होते मम्मी बाघिन ने दहाड़ना बंद कर दिया। उसने चुपचाप अपने आसपास देखने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढी। उसने अपनी सुनने की शक्ति तेज कर ली। अचानक उसकी नजर सख्त हो गई और वह एक दिशा में चल पड़ी। अचानक मुझे हल्की सी दहाड़ सुनाई दी। करीब 200-300 मीटर की दूरी पर जंगल की घाटी में एक थोड़ी कमजोर दिखने वाली बाघिन हमें देख रही थी। दोनों मादाओं की नजरें तुरंत आपस में टकरा गईं। मम्मी बाघिन ने लगातार कई दहाड़ें लगाईं। दूसरी बाघिन भी पीछे नहीं रही और उसने जवाब दिया, जब 2 बाघ मिलते हैं तो कहने के लिए कुछ नहीं होता। वे सीधे लड़ाई के लिए बढ़ जाते हैं। वे 2 घरेलू बिल्लियों की तरह लग रही थीं, जो एक दूसरे पर पंजे मार रही थीं। फिर वे एक दूसरे को काटती और जमीन पर लौटपोट हो जाती। हालांकि यह दृश्य नर बाघों की लड़ाई जितना भव्य नहीं था, लेकिन उतना ही खूनी और क्रूर था। थोड़े ही समय में दोनों बाघिनें घायल हो गई थीं। आक्रमणकारी स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में थी। मां बाघिन के आकार की तुलना में वह काफी छोटी थी। हालांकि उसने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन हार से बच नहीं सकी। मां बाघिन ने एक ही झटके में उसे गिरा दिया और अपनी तेज दांतों से उसे बेरहमी से काट लिया। अपनी मां को हारते देख छिपे हुए तीनों शावक खुद को बाहर भागने से रोक नहीं सके। वे अपनी मां के साथ दौड़ पड़े और बच्चों जैसे दहाड़ने लगे। वे जितना हो सके डरावने दिखने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि मां बाघिन डर जाए। शायद शावकों के इस व्यवहार से भावुक होकर आगे बढ़ रही मां बाघिन ने हमला जारी नहीं रखा। सभी जीवों में भावनाएं होती हैं और मांओं के बीच तो और भी ज्यादा। कुछ देर बाद जमीन पर पड़ी बाघिन ने थोड़ी ताकत वापस पा ली। उसने अपने पंजों के सहारे खड़े होने की कोशिश की। मां बाघिन ने सोचा कि वह अभी भी हार मानने वाली नहीं है। उसकी नजर फिर से तेज हो गई और वह दोबारा हमला करने के लिए तैयार होने लगी।
लेकिन घुसपैठिया बाघिन शायद जानती थी कि विरोध करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। माँ बाघिन की नजरों के सामने वह जमीन पर लेट गई। माँ बाघिन का भाव थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी ने अपनी रानी का अभिमान छोड़ दिया था। वह न तो उसे और न ही उसके बच्चों को मार डालेगी, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकालना तय था। माँ बाघिन तभी शांत हुई जब उसने अपनी आंखों से उन्हें अपने क्षेत्र को छोड़ते हुए देख लिया। आज का दृश्य माँ बाघिन को सतर्क अवस्था में छोड़ गया। उस घुसपैठिया बाघिन से या तो किसी लड़ाई में उसका इलाका छीन लिया गया था, या उसके नर के साथ कुछ हो गया था। उसके लिए 3 शावकों को अकेले पालना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि अगर माँ बाघिन दयालु भी रही तो भी वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। अगले कुछ दिनों में अपनी माँ के साथ क्षेत्र की निगरानी करने के अलावा मैं उसके खाने लाने का इंतजार करता रहता था। अगर हम इस सर्दी को पार कर अगले साल तक जीवित रह गए तो मैं खुद को एक असली बाघ मान सकता था। हर रात मैं चुपके से बाहर निकलकर व्यायाम करता था। मैं अपनी पिछली जिंदगी की योजना की नकल करता था, रात और सुबह दौड़ता था और साथ ही पेड़ों पर भी चढ़ता था। मैं अपनी मांसपेशियों और अपने अंगों की विस्फोटक ताकत का अभ्यास करता था। अगर रास्ते में मुझे जंगली जिनसेंग मिल जाता तो मैं उसे बिना झिझक अच्छी तरह चबा लेता था। बिल्कुल, जब मैं अभ्यास करता था तो अक्सर अपने भाई को भी अपने साथ घसीट लाता था। और ठीक उसी समय मम्मी बाघिन के इलाके की सीमा पर एक मजबूत और तगड़ा नरबाघ अकड़ते हुए आ पहुंचा। वह पापा बाघ थे। वह अपने ही इलाके को पार करके हम दोनों भाइयों से मिलने आए थे। ठीक उसी समय जब पापा बाघ मुझसे स्नेह जताने के लिए मेरी फर से रगड़ रहे थे, मैंने हैरानी से उनके सीने पर पंजे का एक निशान देखा। यह वही निशान था जो शायद किसी दूसरे नरबाघ ने उन्हें दिया था। बाद में पापा बाघ ने हमें बताया कि क्या हुआ था। वह बाघ जो उनके इलाके के पास का प्रभुत्वशाली बाघ था, उसे एक वयस्क भालू बाघ ने मार डाला और उसका इलाका अपने कब्जे में ले लिया। इसी वजह से पहले इतनी सारी जीव जंतु डर के मारे भाग रहे थे। मुझे लगता है कि वह बाघिन जिसने पहले हमारे इलाके में घुसपैठ की थी, शायद उसने अपना साथी और घर खो दिया था। इसीलिए वह मम्मी बाघ के पास खाना ढूंढने आई थी। पापा बाघ, लगता है वह पहले ही नए आए बाघ से लड़ चुकी है। वे दोनों किसी समझौते पर पहुंचे और वह यहां भागती हुई आ गई। यह साफ था कि उन्हें चिंता थी कि वह नया बाघ हमें भी झगड़े के लिए ढूंढता हुआ आ सकता है। आखिरकार, चाहे मम्मी बाघ कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह इतने बड़े बाघ से नहीं जीत सकती थी। पापा बाघ हमें मम्मी बाघ के इलाके की निगरानी के लिए ले गए। उन्होंने मम्मी बाघ को कई चेतावनियां दी, जैसे कि अगर वह नए बाघ से आमना सामना कर ले, जब वह पापा बाघ वहां न हो तो क्या करना है, उसे तुरंत भाग जाना चाहिए था। जब हम मम्मी बाघ के इलाके की सीमा पर पहुंचे तो पापा बाघ ने पूरी सीमा की निगरानी की, लेकिन उसे अपना ताकतवर प्रतिद्वंद्वी कहीं नहीं दिखा। लेकिन जब हम एक ढलान पर चढ़े तो हमें कुछ अजीब नजर आया। एक साइबेरियन बाघ के शावक की लगभग सड़ चुकी लाश। ऐसा लग रहा था कि यह उसी बाघिन का शावक था जिसने हमारे इलाके में घुसपैठ की थी। यहां तक कि शक्तिशाली साइबेरियन बाघों के भी कमजोरी और बेबसी के पल होते हैं। एक मरा हुआ शावक इस बात का संकेत था कि बाघिन और उसका दूसरा शावक शायद इससे बेहतर किस्मत वाले नहीं होंगे। पापा बाघ ने बदबू को सहन किया और आसपास के इलाके में तलाश की। अचानक लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में उतनी ही भव्य एक आकृति दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। पापा बाघ ने तुरंत चेतावनी भरी दहाड़ लगाई। उस नर बाघ के चेहरे पर एक लंबा निशान था जो माथे से लेकर नाक तक जाता था। ऐसा लगता है कि पापा बाघ की उससे पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। वह न तो जीता न ही हारा। पड़ोसी इलाके के बाघ ने हम सबको बेरुखी से देखा और फिर जंगल में अंदर की ओर मुड़ गया, जैसे कह रहा हो, तुम मुझसे मत उलझो, मैं तुमसे नहीं उलझूंगा। इलाके की सीमा की गश्त करने के बाद वापसी के रास्ते का माहौल कुछ उदास सा था। शायद पड़ोसी बाघ के दबाव के कारण पापा बाघ भी सोच में पड़ गए थे। इस इलाके में पहले एक बूढ़ा बाघ रहता था। वह मेरे युवा पिता से कोई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अब जब यहाँ नया मालिक आ गया था तो मम्मी बाघिन पर दबाव कहीं ज्यादा था और पापा बाघ को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार, क्योंकि दूसरा बाघ सीधे आकर उकसाने नहीं आया था, उसे हमला करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि ठीक जब हम गुफा के पास पहुंचने वाले थे, मैंने दूर से किसी के घास पर चलने की आवाज साफ साफ सुनी। मैंने पापा बाघ और मम्मी बाघिन की ओर देखा और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वह आवाज नहीं सुनी थी। उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया। हाल ही में मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं।
यह उसे आजमाने का अच्छा मौका था। इसी बहाने मैं अपने भाई को भी साथ ले गया। आखिरकार हम लगभग घर पहुंच ही गए थे। कोई खतरा नहीं था। उस हल्की सी आवाज का पीछा करते हुए मैं अपने भाई के साथ चुपचाप आगे बढ़ा। जब मैं काफी पास पहुंच गया तो मैंने अपनी पिछली टांगों से जोर लगाया और उस घास पर झपट पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने नीचे कुछ पकड़ लिया है, एक बालदार और अच्छे आकार का शिकार। मैंने नीचे देखा और मैं सन्न रह गया। वह एक छोटा सा कंकाल जैसा बाघ का बच्चा था, वही जो कुछ दिन पहले अपनी मां के साथ हमारे इलाके में आया था। मुझे नहीं पता वह कैसे वापस आया, लेकिन मेरे भाई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह शावक एक घुसपैठिया था। वह वही करना चाहता था जो मां बाघिन करती थी, एक ही काट में उसकी गर्दन तोड़ देना। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने भाई को रोक लिया। अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत ही अनोखा विचार आया। मैंने अपने भाई और खुद को पीछे हटने के लिए कहा, जब तक कि वह शावक हमें देख न सके। छोटे बाघ के कुछ 100 मीटर पीछे चट्टानों के बीच एक गुफा में एक और शावक था, एक सफेद बाघ का बच्चा, उतना ही दुबला पतला, और उसके पास उसकी मां पड़ी थी जो अब मर चुकी थी। 2 हफ्तों से भी कम समय में वे जो कभी जानवरों के राजा थे, उनका परिवार, और इसी तरह मेरी कहानी खत्म हुई। मैंने अपने चारों ओर फैले जंगल पर एक नजर डाली। मैंने एक साहसिक फैसला लिया, मैं इन दोनों घुसपैठिए शावकों की मदद करूंगा। आखिरकार भले ही मेरा शरीर बाघ का है, मेरी आत्मा अंदर से अब भी इंसान ही है। अगर आखिर में वे जिंदा रहते हैं या मादा बाघिन उन्हें ढूंढकर मार देती है, तो मैं इसे किस्मत के हवाले छोड़ दूंगा। मेरे बाघ भाई को मेरी हरकत देखकर झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, हमारे माता पिता को जाकर बताए या नहीं। हालांकि जब वह वापस गुफा में लौटा तो उसने मेरी शिकायत नहीं की। इसके बजाय वह एक कोने में जाकर अकेले ही गुस्सा करने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके बड़े भाई ने किंग चेंग की मदद क्यों की थी। सुबह होते ही पापा बाग जाने की तैयारी करने लगे। उनका भी अपना इलाका है जिसकी उन्हें रक्षा करनी होती है। अगले कुछ दिनों में मैं लगातार अभ्यास करने में लग गया। धीरे धीरे मैं अपने दम पर बड़ी शिकार को सफलतापूर्वक पकड़ने में सक्षम होने लगा। अपने शरीर की रहस्यमय ऊर्जा के साथ साथ पहाड़ के जंगली जिनसेंग की जड़ों को कभी कभी चबाने से मेरा वर्तमान शरीर मजबूत होने लगा है। शिकार और जीवित रहने के मामले में मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेरे पास इंसान की बुद्धि और सोचने का तरीका है, और साथ ही साइबेरियन बाघ जैसा मजबूत शरीर भी है। अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो एक मजबूत और क्रूर साइबेरियन बाघ, लेकिन इंसान की बुद्धि के साथ मुझे इस जंगल की छोटी पर राज करना चाहिए, है ना? इस दौरान मां बाघिन जो खाना मुझे देती थी, उसमें से जो मैं खुद शिकार करता था, जब भी मौका मिलता मैं वह चुपके से उन दोनों शावकों को दे देता था। लेकिन जो बात मुझे सिरदर्द देती थी वो थीं शिकार की तकनीकें, जो हमेशा पिता से बेटे या मां से बेटे को सिखाई जाती हैं। इन दोनों शावकों को देर सवेर सीखना ही पड़ेगा। लगता है यह जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी होगी। खाना, प्रशिक्षण करना, शिकार करना और 2 अनाथों को खिलाना, यही सब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल था। कुछ समय के प्रशिक्षण और असली अनुभव के बाद मेरी चाल ढाल और आभा रातों रात बदल गई थी। अब मेरा आकार लगभग मां बाघिन के बराबर हो गया था, और ठीक इसी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ व्यवहार दिन ब दिन और भी खराब होता जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं कि मां बाघिन मेरे लिए जो खाना लाती थी उसकी मात्रा भी कम होती जा रही थी, बल्कि शिकार के समय भी कभी कभी मुझे उसकी डांट सुननी पड़ती थी। कभी कभी वह मुझे बहुत साफ चेतावनी भरे अंदाज में 2-3 बार दहाड़ भी देती थी। मेरे दिल में मैं जानता था कि मां बाघिन अब मुझे एक वयस्क के रूप में देखने लगी थी। आखिरकार जब बाघ बड़े होते हैं तो उनकी क्षेत्रीयता की भावना धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इस दौरान मेरी भूख में अचानक हुई बढ़ोतरी ने मां बाघिन को खतरे का एहसास करा दिया था। हालांकि मैं अभी भी अपनी मां को छोड़कर स्वतंत्र रूप से रहने की उम्र तक नहीं पहुंचा था, लेकिन मैं पहले ही उसके साथ क्षेत्र और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति दिखाने लगा था। यही कारण है कि मां बाघिन का मेरे प्रति व्यवहार और भी खराब होता जा रहा था। शायद इस सर्दी के बाद वह मुझे बेरहमी से भगा देगी। यही वह प्राकृतिक नियम है जिसे साइबेरियाई बाघों ने लाखों वर्षों से जीवित रहने के लिए अपनाया है। यहां तक कि अगर मैं अपने पिता के क्षेत्र में जाना चाहूं तो भी मुझे उनकी अनुमति चाहिए होगी, अन्यथा मैं एक घुसपैठिया कहलाऊंगा। और भले ही मैं उसका अपना बेटा हूं, पापा बाघ भी कोई दया नहीं दिखाएंगे। दिन गिनते हुए
अब लगभग समय आ गया है। जब पापा बाघ हमसे मिलने आएंगे तो मैं इस बारे में उनसे बात करने का सोच रहा हूं। आखिरकार मां बाघिन के क्षेत्र में छोटी शिकारें अब बहुत कम रह गई हैं। इसलिए जब भी मैं अकेले शिकार करने जाता तो जानबूझकर गुफा से 30 किलोमीटर दूर तक चला जाता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि खतरा मेरा पीछा करेगा। ठीक उसी समय जब मैं एक मरे हुए हिरण को घसीटते हुए वापस ला रहा था, रास्ते में छोड़ी गई खून की गंध हवा में फैल गई और एक विशाल काला भालू उसका पीछा करते हुए मेरे पास आ पहुंचा। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह वही भालू था जिसे पापा बाघ ने सबक सिखाया था। यह विशाल जानवर ऐसा नहीं है जिससे मैं अभी भिड़ सकूं, लेकिन जिस शिकार को मैंने घंटों मेहनत करके पकड़ा था उसे यूं ही छोड़ देना मेरे लिए आसान नहीं था। देखते ही देखते काले भालू की परछाई मेरे करीब आती जा रही थी। मैं घबरा गया और अपने मुंह में पकड़ी हुई शिकार को छोड़ दिया। मैंने पूरी ताकत से उस दिशा में दहाड़ लगाई जिधर से भालू आ रहा था। शायद मेरे दहाड़ने के डर और लगभग वयस्क बाघ जैसे मेरे आकार की वजह से मैं काले भालू को वहीं रुकने पर मजबूर कर सका। हालांकि मैंने एक बड़ी गलती कर दी। भालू को डराने के बाद मैंने फिर से अपनी शिकार उठाई और आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा यह व्यवहार उसे दूर भगाने के बजाय उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। आखिरकार कौन सा बाघ अपने ही इलाके में एक काले भालू से डरकर अपना खाना छोड़ देगा? यह देखकर भालू ने अंदाजा लगाया कि उसके सामने खड़ा साइबेरियाई बाघ कुछ डरा हुआ है। संभवतः यह एक हाल ही में वयस्क हुआ बाघ था। इतनी बड़ी मांस की दावत देखकर काले भालू ने आखिरकार पीछा करना फिर से शुरू कर दिया। मैंने पलटकर देखा और मैं सन्न रह गया। वह भालू जो कुछ पल पहले तक हिचकिचा रहा था, अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और मुझे चुनौतीपूर्ण अंदाज में दहाड़ लगाई। यह पूरी तरह से एक खुली चुनौती थी। मैंने शिकार छोड़ दिया और बिना झिझके अपनी दहाड़ से जवाब दिया। यह एक भविष्य के राजा का गर्व दांव पर था, लेकिन ऐसा करके मैंने भालू को यह यकीन भी दिला दिया कि मैं बस एक अनुभवहीन बाघ हूं जो अभी अभी वयस्क हुआ है। उसके लिए यह एक सुनहरा मौका था जो आसमान से टपका था। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं था। मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियों ने विस्फोटक ताकत छोड़ दी और मैं भालू को काटने के लिए झपट पड़ा। हालांकि मैं उसके पहलू को काटने में सफल रहा, लेकिन मुझे भी उसकी तरफ से एक पंजा लगा। उसने मुझे घायल तो नहीं किया, लेकिन दर्द ने भालू की नसों को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया, जिससे उसकी लड़ाई की प्रवृत्ति पूरी तरह से जाग उठी। मैं लगातार उसे चकमा देता रहा और साथ ही अपने फायदे का पूरा इस्तेमाल करते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह काला जानवर बहुत ही मजबूत था, इसलिए अपनी चोटों की परवाह किए बिना मैंने वार के बदले वार करने की रणनीति अपना ली। मेरे अंदर की रहस्यमय ऊर्जा भी सक्रिय होने लगी। लड़ाई के हर सेकंड के साथ मैं और भी साहसी होता गया और काला भालू कमजोर पड़ने लगा। अविश्वसनीय रूप से एक पल जब हम अलग हुए, उसने मौका पाकर भागने की कोशिश की। यह पहली बार था जब मैंने अपनी खुद की ताकत से जीत हासिल की थी और मेरा प्रतिद्वंदी एक वयस्क काला भालू था। ऐसी उपलब्धि मेरी उम्र के किसी भी साइबेरियाई बाघ से बेहतर थी। शिकार को समतल जगह तक घसीटने में मुझे 2 घंटे से ज्यादा लग गए। जैसे जैसे मैंने खाना खाकर अपनी ऊर्जा बहाल की, मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर की ऊर्जा और भी अधिक सघन होती जा रही है। मैंने बचा हुआ खाना अपने मुंह में लिया और उन 2 अनाथ शावकों की ओर बढ़ गया। जब से मां बाघिन मुझसे धीरे धीरे दूर रहने लगी थी, तब से मैंने उन 2 अनाथों को खिलाने में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। 1 या 2 महीने तक उन्हें खाना देने के बाद ये दोनों अनाथ शावक अब मुझसे या मेरे छोटे भाई से कोई दुश्मनी महसूस नहीं करते थे। आखिरकार साइबेरियाई बाघ भी बुद्धिमान प्राणी होते हैं। अगर मैं उन्हें अपने साथ मिला लूं और उन्हें अपने वफादार अनुयायी के रूप में प्रशिक्षित करूं, तो भविष्य में मेरे नेतृत्व में साइबेरियाई बाघों के इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा पैदा होना बहुत संभव है। एक टीम जो 4 वयस्क बाघों का सामना करे, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अंत में उसे इसका कड़वा पछतावा होगा। खाना घसीटते हुए मैं उस पत्थर की गुफा तक पहुंचा जहां दोनों अनाथ रहते थे। इस बार मैंने खाना छोड़ दिया और तुरंत नहीं गया। मैंने उन्हें परखने का इरादा किया था। अगर वे अभी भी मुझसे दुश्मनी दिखाते तो शायद मैं उन्हें रहने नहीं दे सकता था। मैं जानबूझकर खुद को जख्मी हालत में लेकर आया था, ठीक इसी पल के लिए। अगर वे मौका देखकर मुझ पर हमला भी करते तो भी मैं आसानी से उनसे निपट सकता था।
जब दोनों छोटे बाघों ने गुफा के मुहाने पर रखा खाना और मुझे, जो थोड़ी दूरी पर घायल पड़ा था, देखा, तो उन्होंने खाने को नजरअंदाज कर सीधे मेरी ओर आ गए। वे दोनों बेचैनी में दहाड़ते हुए उनमें से एक मेरी चोटों को लगातार चाटने लगा। दोनों छोटे बाघों की हरकतें देख मुझे लगा कि मैंने सफेद बाघ नहीं पाले हैं। फिर मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैं अपनी सारी ताकत लगाकर उन्हें खाने की ओर धकेल रहा हूं। बेचारे और मासूम बाघ, वे भला इस दुनिया की बुराई के बारे में क्या जान सकते थे। यह देखकर कि मैं इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद उनकी चिंता कर रहा हूं, वे तुरंत सिर झुकाकर मुझसे लिपट गए। यह तो बहुत आसान था, मैं पहले ही उनका स्नेह और विश्वास जीत चुका था। अब अगर मैं यह सुनिश्चित करूं कि वे बड़े होने तक भरपूर खाना खाते रहें, तो मेरा सबसे ताकतवर साइबेरियन बाघों का दस्ता बनाने का सपना सच हो सकता है। मैंने उन्हें बार बार खाने की ओर धकेला, जब तक कि दोनों शावक शिकार को फाड़कर खाने न लगे। उन्हें अलग अलग पहचानने के लिए मैंने उनके नाम उदा और हुए रख दिए। अभी के लिए, चाहे मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूं, मैं केवल काले भालू को घायल ही कर सकता हूं। मैं अभी भी उसे एक वयस्क बाघ की तरह मार नहीं सकता। इसका मतलब यह भी है कि बड़ी जंगली जानवरों से दूर रहने के अलावा अगर मेरा सामना किसी मध्यम शिकारी जैसे तेंदुए से हो जाए, तो अब मैं उनसे आमने सामने लड़ सकता हूं। ठीक उसी समय उदी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर पास आ गया। उदी की ओर उदा और हुए की नजर भले ही शत्रुतापूर्ण नहीं थी, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत दोस्ताना थी। इसलिए मैंने उसी पल फैसला किया कि बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण दूं, ताकि टीम भावना विकसित हो और भविष्य में आपसी झगड़े न हो। मैंने उन तीनों बच्चों को बुलाया। मैं उन्हें जंगल में छिपी एक घाटी में ले गया और उनका पहला आधिकारिक प्रशिक्षण शुरू किया। हम तब तक नहीं रुके जब तक अंधेरा नहीं हो गया और वे थकान से चूर होकर गिर पड़े। हालांकि इस दौरान मैं वहां नहीं था। मां बाघिन मुझे खाना देती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं गुफा के आसपास लौट आता था ताकि मां बाघिन की गतिविधियों पर नजर रख सकूं और वह उदा और हुए के छिपने की जगह न ढूंढ पाए। साथ ही जब वह शिकार करने जाती थी तो मैं छुपकर उसके अनुभव से सीखने के लिए उसका पीछा करता था। मौसम ठंडा होता गया और शिकार के लिए जानवर ढूंढना हर दिन मुश्किल होता गया। यहां तक कि एक बार मां बाघिन और मैंने एक ही शिकार पर नजर गड़ा दी थी। आखिरकार मैंने ही पीछे हटना स्वीकार किया। आखिरकार मां बाघिन इस इलाके की रानी है। काफी सोच विचार के बाद मैंने जोखिम उठाने और उबा के इलाके में शिकार करने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने उदी को यह जिम्मेदारी दी कि वह किसी भी कीमत पर उदा और हुए की रक्षा करे, क्योंकि साइबेरियाई बाघों के स्वभाव को जानते हुए अगर मां बाघिन को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता तो वह उन्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाती। यात्रा कुछ रुकावटों के साथ आधा महीना चली। आखिरकार मैं उबा के इलाके में पहुंच गया। जैसा कि मैंने कल्पना की थी, उबा का इलाका संसाधनों से भरपूर था। जंगली सुअर, सिका हिरण और अन्य शाकाहारी जानवर अक्सर दिखाई देते थे। 2 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद आखिरकार मैं एक जंगली सुअरों के झुंड का पीछा करने में सफल हुआ। बिना किसी खास तकनीक के, सिर्फ ताकत के एक विस्फोट के साथ। आजकल मेरी आक्रमण शक्ति किसी भी जंगली सुअर को पूरी तरह कुचल सकती है। 2 जंगली सुअरों में से मैंने एक को खा लिया, दूसरे को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। यह उबा के लिए एक तोहफा था, क्योंकि मैं उसके इलाके में घुसपैठिया था। अंधेरा होने लगा था और मैं उस पहाड़ की ओर बढ़ गया जहां उबा की गुफा थी। पास पहुंचने से पहले ही मुझे आसपास की झाड़ियों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था। मैंने सामने वाले घाटी की ओर देखा और जोरदार दहाड़ लगाई। थोड़ी ही देर बाद उबा, जो घास में छिपा हुआ था, धीरे धीरे सामने आया। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे अंदर चला जाता तो शायद मुझे अच्छी खासी पिटाई मिल जाती। आखिरकार अब मैं भी एक बाघ हूं और उबा के लिए मैं अब एक निश्चित खतरा बन चुका हूं। शायद वही परिचित गंध थी जिसने मेरे पिता को थोड़ा भ्रमित कर दिया। वह छोटा शावक, जिसे मैंने 1 या 2 महीने से नहीं देखा था, अब इतना बड़ा हो गया था कि लगभग एक वयस्क बाघ के बराबर दिखने लगा था। कोई भी पिता भ्रमित हो सकता है। मैंने अपने पापा की आंखों में साफ साफ सतर्कता देखी। मैं चाहकर भी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर पीछे हट गया। मैंने वह जंगली सुअर छोड़ दिया जो मैं लाया था, यह दिखाने के लिए कि मेरी कोई और मंशा नहीं थी।
मेरे पिता मेरे द्वारा लाई गई शिकार को सूंघने के लिए पास आए और वे थोड़े संकोच में दिखे। उनकी नजरें शिकार और मुझ पर बार बार घूम रही थीं। मैं चुपचाप बिना किसी जल्दी के इंतजार करता रहा। आखिरकार साइबेरियाई बाघों में यह असामान्य नहीं है कि कोई बेटा अपने पिता को चुनौती देकर उसका इलाका हथियाने की कोशिश करे। लगभग 1 घंटे की तनावपूर्ण स्थिति के बाद मेरे पिता ने आखिरकार एक फैसला लिया। उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपनी फर को मेरे फर से रगड़ा। फिर उन्होंने एक धीमा गुर्राहट निकाली, मेरे द्वारा लाया गया जंगली सुअर उठाया और मुड़कर चले गए। हालांकि उबा का मेरे प्रति व्यवहार अब पहले जैसा घनिष्ठ नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मुझे अस्थायी रूप से अपने क्षेत्र में शिकार करने की अनुमति दे दी। उबा की प्रतिक्रिया एक तरह से अपेक्षित थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अप्रत्याशित भी थी। मूल रूप से मैंने सोचा था कि वह मुझे बेरहमी से बाहर निकाल देगा या मुझे सबक सिखाएगा, लेकिन उबा ने मुझे थोड़ी सी जगह दे दी। शायद इस रियायत में भी उसके पितृत्व प्रेम की आखिरी झलक छुपी थी, लेकिन मैं जानता था कि खुद को और मजबूत बनाना ही सही है। यहां तक कि अगर मेरे माता पिता मुझसे दूर भी हो जाएं, तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। उबा के क्षेत्र में डगमगाते कदमों से चलते हुए उस समय मैंने गहरी अकेलापन महसूस किया। शायद हर साइबेरियाई बाघ ने ऐसा पल जरूर जिया होगा। अपने माता पिता की मदद के बिना मेरी दुनिया कहीं ज्यादा विशाल होगी। उबा की अनुमति से मैं यह सुनिश्चित कर सकूंगा कि सर्दियों के आने पर मुझे भूखा न मरना पड़े। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद मैं लौटने के लिए तैयार हुआ। मैंने कुछ दूरी तय की और अचानक आगे एक खुले स्थान में एक तेंदुए की लाश दिखाई दी। एक तीव्र बेचैनी की भावना ने मुझे घेर लिया। मैंने तुरंत पलटकर पूरी रफ्तार से दूसरी दिशा में दौड़ लगा दी। हालांकि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, फिर भी मैंने अपनी प्रवृत्ति का पालन किया। जल्द ही मैंने इस ओवरलैप वाले क्षेत्र को पार कर लिया और अपनी मां के इलाके में प्रवेश कर गया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, एक सिहरन मेरी पीठ से होते हुए सीधे दिमाग तक पहुंच गई। एक आंख वाला बाघ। उस पल वह मुझे बर्फीली नजरों से घूर रहा था। मैंने अपने शरीर के स्वाभाविक कंपन को जबरदस्ती रोक दिया। वह एक आंख वाला बाघ मेरी पदचिह्नों का पीछा करता हुआ अब तक मेरे पीछे था। मुझे पीछे मुड़कर सोचने पर घबराहट महसूस हुई। अगर मैं थोड़ा भी धीमा होता तो इस वक्त मैं एक लाश होता। एक आंख वाले बाघ की घातक उदासीनता का सामना करते हुए मैं पीछे नहीं हटा। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और उसी तरह की नजरों से उसे देखा। मैंने इस मुलाकात के खतरे को चुपचाप याद कर लिया। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आज की बात का बदला जरूर लूंगा, ये मेरी कसम है। लेकिन जैसे ही मेरा दिल शांत होने लगा, अचानक एक नई बेचैनी पैदा हो गई। तभी जंगल में एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंज उठी। दिशा ठीक वही थी जहां मैंने ज्यू और दावेई को छुपाया था। कमबख्त। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैं पूरी रफ्तार से गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उसी पल मेरे सामने जमीन कांप उठी। मां बाघिन का रास्ता रोकते हुए मेरा छोटा भाई पूरे शरीर के बाल खड़े किए खड़ा था। चाहे मेरी मां कितनी भी दहाड़े, मेरा भाई उसके सामने अडिग खड़ा रहा, हिला तक नहीं। छोटे को मेरी दी हुई हिदायतें याद थीं और पहली बार उसने हमारी मां पर गुर्राया। मां बाघिन ने वह दहाड़ सुनी जो बहुत तेज नहीं थी और वह स्तब्ध रह गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस शावक को उसने पाला है वह ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। उसके लिए यह पूरी तरह से अपमानजनक था। इसलिए जब उसका बेटा बार बार उसका रास्ता रोकता रहा, मां बाघिन गुस्से से फट पड़ी। उसने अपनी ताकतवर बाघिन की पंजा उठाई और अपने भाई को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। मेरी मां धीरे धीरे डा और वेई की ओर बढ़ रही थी। नाजुक क्षण में मैं ठीक समय पर पहुंच गया। मैं उसके सामने आ गया और तुरंत एक चेतावनी भरी दहाड़ लगाई। मैं अपनी ही मां से लड़ना नहीं चाहता था जब तक कि कोई और विकल्प न हो, लेकिन मेरी चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना जबड़ा खोला और मेरे कंधे पर काट लिया। मैंने उसके हमले का विरोध नहीं किया। शायद खून की गंध ने उसे उत्तेजित कर दिया था। मेरी मां के चेहरे पर जो गुस्से की झलक थी वह धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। आखिरकार सबसे क्रूर बाघिन भी अपने बच्चों को नहीं खाती। उसने अभी भी वह आखिरी पारिवारिक बंधन संभाल कर रखा था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उसका अपना बेटा एक हमलावर के वंशजों की मदद क्यों करेगा। मेरी मां के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। आखिरकार उसने जैसे कोई फैसला लिया और जोरदार दहाड़ लगाई। यह उसकी विदाई थी। इसके बाद वह बिना पीछे देखे चली गई। मेरा छोटा भाई शायद समझ गया था कि क्या हो रहा है। वह उसे रोकने के लिए दौड़ा,
लेकिन मेरी मां ने उसे लात मारकर फिर से दूर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर मेरे दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। मुझे और मेरे भाई को हमारी अपनी मां ने बेरहमी से निर्वासित कर दिया था। हालांकि मैंने सोचा था कि एक दिन वह हमें जरूर निकालेगी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतना जल्दी होगा। लेकिन अपने भविष्य की योजनाओं के लिए मुझे दा और वेई की रक्षा करनी थी। अगर हम इस सर्दी से बच गए तो मैं इस जंगल का निर्विवाद राजा बन जाऊंगा। अब हम यहां और नहीं रुक सकते थे। हमें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी जहां हम बच सकें। वह जगह मेरे माता पिता के इलाके के पास होनी चाहिए थी, लेकिन उस अंधे बाग से दूर। 2 घंटे बाद और तीनों छोटे बच्चों के साथ मुझे एक अस्थायी आश्रय मिल गया। वह एक जलस्रोत के पास था। इसके अलावा वहां एक प्राकृतिक पत्थर की गुफा भी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अभी तक अभ्यस्त नहीं हुए थे। मेरे छोटे भाई की नजर अब भी खोई और उलझन में थी, लेकिन मैं उसे दिलासा देने के लिए पास नहीं गया। हर साइबेरियन बाघ को अपना रास्ता खुद तय करना होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई की जिंदगी अलग हो। अब मुझे 3 शावकों की देखभाल करनी थी। मुझे हर दिन इतनी बड़ी शिकार की गारंटी देनी थी कि सबका पेट भर सके। बाकी 3 शावकों को शिकार करना सिखाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं तीनों शावकों के साथ बाहर निकला। हालांकि जैसे ही हम अपनी मां के क्षेत्र की सीमा पर पहुंचे, अचानक जंगल में जोरदार शोर सुनाई दिया। मैंने छोटे शावकों को जल्दी से घास में छुपने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद वहां एक झुंड आया जो प्रवास कर रहे भूरे भेड़ियों का था। वे 20 से भी अधिक थे, जिनमें बड़े और छोटे दोनों शामिल थे। हालांकि वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या काफी थी। मुझे नहीं पता था कि यह भेड़ियों का झुंड कहां जा रहा है, इसलिए तीनों छोटे शावकों की सुरक्षा के लिए मैंने इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन योजनाएं हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं। 2 या 3 भूरे भेड़िए अनजाने में उसी ओर बढ़ रहे थे जहां हम छुपे हुए थे। शायद झुंड यहां आराम करने की योजना बना रहा था। शिकारियों के रूप में यह स्वाभाविक है कि वे हर उस जगह की जांच करें जो घात लगाने के लिए छिपने की जगह हो सकती है। मैंने तीनों छोटे शावकों को इशारा किया कि वे कोई भी आवाज न करें। मैंने आसपास का माहौल देखा और जल्दी ही एक आपातकालीन योजना बना ली। अगर झुंड हमें खोज लेता तो मैं छोटे शावकों से कहता कि वे कोई ऊंचा पेड़ ढूंढें और उस पर चढ़ जाएं, ताकि मुझे उनकी चिंता न करनी पड़े। यहां तक कि अगर मुझे 10 से अधिक वयस्क ग्रे भेड़ियों का सामना भी करना पड़े तो भी मुझे जरा सा भी डर महसूस नहीं होगा। कुछ भेड़िए कुछ कदम आगे बढ़े और अचानक रुक गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा सूंघ लिया है जिससे वे डर गए हैं। उनके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। यह देखकर मुझे पता चल गया कि अब हम और छुप नहीं सकते थे। इससे पहले कि भेड़िए चेतावनी देने के लिए हुआकते, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था, मैंने तय किया कि मैं ही पहले हमला करूंगा। एक अच्छे साइबेरियन बाघ की तरह मुझे पहल करनी थी। तुरंत ही ग्रे भेड़ियों ने एक के बाद एक हुआंकना शुरू कर दिया और जल्दी से इकट्ठा होकर बचाव के लिए तैयार हो गए। अपनी संख्या का फायदा उठाते हुए लगातार चेतावनी देने लगे। वे मुझे डराना चाहते थे, इसलिए मैंने एक जोरदार और गहरा दहाड़ छोड़ा। सिवाय अल्फा भेड़िए के, जो काफी शांत रहा, बाकी सभी भेड़िए डरने लगे। अल्फा ने मुझे अपने दांत दिखाए। पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। अफसोस कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं एक इंसानी आत्मा वाला साइबेरियन बाघ हूं और मैं नियमों के हिसाब से नहीं खेलता। मैं सीधा झुंड की ओर अल्फा पर हमला करने के लिए झपटा और एक ही पंजे के वार से उसे दूर उड़ा दिया। फिर मैं रुक गया। आखिरकार मैं नहीं चाहता था कि ढेर सारे भेड़िए मुझे घेर लें। यह देखकर भेड़ियों का झुंड वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वे अपनी पूंछ टांगों के बीच दबाकर चारों ओर भाग गए। पेड़ पर इंतजार कर रहे तीनों छोटे भी तने से फिसलकर नीचे आ गए। उनके लिए मैं एक वयस्क बाघ से भी ज्यादा बहादुर था। उनकी आंखों में केवल प्रशंसा ही थी। मैंने भेड़ियों के झुंड के जाने की दिशा में नजरें गड़ाए हुए हल्की सी गुर्राहट निकाली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे फिर से खतरे का एहसास हुआ। जब से हम इस इलाके में आए हैं, मैंने देखा है कि हर जगह शिकारियों और शिकारों की असामान्य संख्या है। मैंने अपने माता पिता की नकल करते हुए पहल करने का फैसला किया। मैं इस छोटे से इलाके की गश्त करूंगा ताकि मुझसे भोजन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वालों, यानी उन मध्यम और छोटे आकार के शिकारियों को डरा सकूं। मैं वापस गुफा में गया और ऊर्जा वापस पाने के लिए थोड़ी देर आराम किया।
जब मैं इस इलाके को देख रहा था जो अभी मेरा नहीं था, तो मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर एक बड़ी महत्वाकांक्षा पनप रही है। अब से मैं राजा बनने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करूंगा। मैंने तीनों शावकों को बुलाया कि वे मेरा पीछा करें और मैंने आधिकारिक तौर पर अपनी गश्त शुरू कर दी। हालांकि मेरी मौजूदगी एक वयस्क बाघ जितनी डरावनी नहीं है, लेकिन आज मैं उन शिकारियों को भगा दूंगा। मुझे अपनी खुद की ताकत दिखानी थी। मुझे पता था कि ऐसा करने से शायद मेरे माता पिता नाराज होंगे, लेकिन अब मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी इस सर्दी के बाद इस इलाके में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं रह जाएगी। आज जब मैंने फिर से इलाके की गश्त की तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद मेरी दहाड़ बहुत तेज थी और आखिरकार उसने दूर दूर तक मौजूद लोगों को भी सतर्क कर दिया। मेरे माता पिता को, जो उवा के इलाके में हनीमून मना रहे थे। उवा ने उस पल में मेरी भावना को समझ लिया था। उसने भी अपनी नाराजगी जताने के लिए एक दहाड़ लगाई। मैंने उसकी चेतावनी को कोई महत्व नहीं दिया। आखिरकार मैं उसका बेटा हूं। जब तक मैं कुछ सीमाएं पार नहीं करता, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसके अलावा उवा अपने हनीमून के बीच में था। उसके पास इन बातों के लिए समय नहीं था। उसके लिए प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण था। असल में जब उवा ने अपनी चेतावनी दी तो मैं भी उसे जवाब में दहाड़ने ही वाला था। उस पल मुझे थोड़ा समझ में आया कि साइबेरियाई बाघ अपने लगभग वयस्क बच्चों को क्यों निकाल देते हैं। क्या गजब के विद्रोही बच्चे होते हैं ये। हालांकि मेरा आकार लगभग एक वयस्क बाघ जितना था, फिर भी हमेशा कुछ जानवर ऐसे थे जो मुझसे नहीं डरते थे। ज्यादा दूर नहीं, एक छोटी सी पहाड़ी पर दो तेंदुए साथ बैठे थे। वे मुझे दूर से गश्त करते हुए देख रहे थे। कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद मैंने तुरंत उन दोनों तेंदुओं को पहचान लिया। वे मेरे दुश्मन थे। कुछ समय पहले जब मेरे पिता मुझे और मेरे भाई को गश्त पर ले गए थे, उन्होंने एक तेंदुए को मार डाला था। वह इसी जोड़ी का भाई था। शायद जंगल की कठिन परीक्षाओं के कारण इन दोनों भाइयों का व्यवहार अब बहुत अधिक सतर्क हो गया था, या शायद यह उवा की धमकी के कारण था। उन्होंने तुरंत मुझ पर हमला करने के लिए झपट्टा नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैंने मेरे परिवार के प्रति उनकी नफरत को कम आंका था। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, मैं तीनों शावकों को वापस गुफा की ओर ले जा रहा था। पेड़ों के बीच से दो तेंदुए धीरे धीरे बाहर आए और मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे नहीं पता कि इन दोनों बचे हुए तेंदुओं ने यह साहस कहां से जुटाया। ये मेरी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही मौका है कि मैं इन्हें उदाहरण बनाकर दूसरों को चेतावनी दूं। स्पष्ट रूप से उन दोनों तेंदुओं ने मुझे पहचान लिया था। आखिरकार उवा ने उनके भाई को मार डाला था। यह स्वाभाविक था कि वे मुझसे, एक साधारण शावक से, बदला लेना चाहते थे। तुरंत ही मैंने अपने बाघ भाई बहनों को अपने पीछे कर लिया। तेंदुओं में से एक ने गुस्से में दहाड़ लगाई, जैसे कोई राजा अपने दुश्मन की चुनौती का इंतजार कर रहा हो। हालांकि मेरा आकार 5 महीने के सामान्य शावक से कहीं बड़ा था, फिर भी तेंदुआ भाई मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वे मेरी बाईं और दाईं ओर आकर मुझे घेरने लगे। युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला था। हमारे चारों ओर के जंगल में कई गिद्ध और अन्य मांसाहारी हमें देख रहे थे। मुझे यह लड़ाई जीतनी है और तेंदुआ भाइयों को जबरदस्त ताकत से हराना है। यही मेरे सिंहासन की ओर बढ़ने का पहला कदम होगा। इसलिए तेंदुआ भाइयों की घेराबंदी के सामने मैंने पहला हमला किया। और कई महीनों की जीवित रहने की कोशिशों के बाद तेंदुआ भाई एकदम बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रहे थे। जब मैंने उनमें से एक पर हमला किया तो दूसरा मुझ पर झपट पड़ा, और जब मैं खुद को बचाने के लिए घूमने पर मजबूर होता तो पहला तेंदुआ उसी तरह दूसरी ओर से फिर हमला कर देता। लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मेरे शरीर की मोटी चर्बी की वजह से भले ही वे मुझे काट भी लें, वे मुझे फाड़ नहीं सकते थे। इसके विपरीत अगर मुझे कोई मौका मिलता और मैं उनमें से किसी एक को काट लेता तो वह उनके लिए घातक होता। इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत उस तेंदुए पर केंद्रित कर दी जो मेरे सामने था। हालांकि मेरी वर्तमान गति उनकी गति के सामने टिक नहीं पा रही थी। हर बार जब मैं उसके गले को काटने ही वाला होता, वह मुझसे बच निकलता, लेकिन जल्द ही मुझे एक समाधान मिल गया। मैंने दिखावा किया कि मैं सामने वाले तेंदुए का लगातार पीछा कर रहा हूं, लेकिन असल में यह एक चाल थी। ठीक उसी पल जब पीछे वाला तेंदुआ मुझ पर हमला करने के लिए पास आया, मैंने अचानक पलटकर उसे काट लिया। एक तेंदुए की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लेकिन साथ ही बहुत नाजुक भी होती है।
एक वयस्क बाघ जैसी काटने की ताकत के साथ मैंने उसकी रीढ़ को एक ही झटके में तोड़ दिया। दूसरा तेंदुआ अपने भाई की भयानक हालत देखकर डर से कांप उठा। जब उसे होश आया तो वह बिना पीछे देखे डर के मारे भाग गया। उसके दिमाग में मेरी उम्र का एक छोटा बाघ इतना क्रूर नहीं होना चाहिए था। मेरे पीछे आ रहे 3 छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए मैंने उसका पीछा नहीं किया। मुझे भरोसा है कि आज की लड़ाई उन शिकारियों को जो देख रहे थे ये साफ कर देगी कि मेरी असली ताकत क्या है। अब एक असली वयस्क बाघ को छोड़कर कोई और शिकारी मुझसे आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये छोटा सा मसला सुलझाने के बाद मैं अपने 3 बाघ भाई बहनों के साथ आगे बढ़ा। तभी मुझे हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आई। मैंने दूर की ढलान की ओर देखा और उवा की आकृति एक बार फिर दिखाई दी। इस बार उसने मेरी ओर कोई आवाज नहीं निकाली। सिर्फ उसकी आंखें गहरी और भव्य मुझे दूर से देख रही थीं, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो। शायद यह स्वीकृति का संकेत था। हालांकि ठीक जंगल के किनारे पर जब मैं उनके इलाके में प्रवेश करने ही वाला था, जंगल के एक ज्यादा दूर न होने वाले हिस्से से एक और नर बाघ की दहाड़ सुनाई दी। यह एक पूरी तरह से अनजान नर की आवाज थी। कुछ मिनट बाद जंगल की दूसरी दिशा से एक और बाघ की दहाड़ सुनाई दी। एक दूसरा वयस्क अनजान नर। मैंने खुद को थोड़ा और तनावग्रस्त और बेचैन महसूस करना शुरू कर दिया। और ठीक उसी समय एक जानी पहचानी दहाड़ जो कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली थी, हवा में गूंज उठी जैसे वह जवाब दे रही हो। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। उवा, जो अपनी जवानी के चरम पर एक नर बाघ है, जब पहरेदारी कर रहा हो तो कोई भी बाहरी नर बाघ इतनी आसानी से उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक कि किसी लड़ाई में उवा अपने प्रतिद्वंद्वी से हार न जाए, लेकिन यह असंभव है। आकार और ताकत के मामले में उवा इस वयस्क नर बाघों के झुंड में मजबूती से शीर्ष पर है। मैं थोड़ी देर के लिए झिझक गया, फिर भी मैंने फिलहाल क्षेत्र की सीमा के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। एक तरफ मां बाघिन के इन जमीनों की मालकिन होने के अधिकार का सम्मान करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं उस वयस्क नर बाघ को भी देखना चाहता था जो अभी अभी यहां आया था। निश्चित ही वह भी एक युवा खानाबदोश है जो अभी अभी वयस्कता में पहुंचा है। वह हर जगह एक ऐसा इलाका ढूंढ रहा है जिस पर वह कब्जा कर सके, या फिर वह किसी ऐसे क्षेत्र की सीमा के पास आकर चुनौतीपूर्ण दहाड़ लगाता है जिसका पहले से कोई मालिक है। अगर दूसरा बाघ जवाब नहीं देता या बुजुर्गी और कमजोरी के लक्षण दिखाता है तो वह बिना देर किए मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ कर लेगा। अगर मैं उस अनजान बाघ को अपनी आंखों से देख पाता और उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाता तो मैं भविष्य के लिए योजनाएं बना सकता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बेचैनी की भावना और भी तीव्र होती गई। अक्सर बाघ की छठी इंद्रिय अविश्वसनीय रूप से सटीक होती है, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि वह उदा और ऊवर को लेकर किसी और रास्ते से जाए। मैं इसके विपरीत उस दिशा में बढ़ गया जहां से दहाड़ सुनाई दे रही थी, और जैसा कि मैंने सोचा था, मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं चला था कि पेड़ों के बीच से मैंने उस शानदार वयस्क बाघ को देखा। उसी क्षण मुझ पर लड़ने की तीव्र इच्छा हावी हो गई। शायद उसने कुछ महसूस किया। इस बाघ ने सतर्कता से मेरी दिशा में देखा और यहां तक कि ठीक उसी जगह से गुजरा जहां मैं छिपा हुआ था। हालांकि वह अभी अभी वयस्कता में पहुंचा था, फिर भी उसका वजन, ताकत और काटने की शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा थी। इस समय केवल आवेग में आकर लड़ाई में कूद पड़ना साफ तौर पर एक बुरी सोच थी। इसलिए मैंने अपनी लड़ने की इच्छा को दबा लिया और उसे अपने सामने से गुजरते हुए देखा। मुझे बस आधा साल और चाहिए था और इस जंगल में मैं अजेय हो जाऊंगा। उस समय मुझे एक बात का एहसास नहीं था। बिना महसूस किए मेरी लड़ने की इच्छा धीरे धीरे और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। मैं हर दिन इंसान से कम और कम मिलता जुलता होता जा रहा था। हाल ही में मां बाघिन जल्दी में थी कि वह पापा बाघ के साथ एक और संतान पैदा करे। इसी वजह से मैं हाल ही में उनके इलाके में शिकार कर रहा हूं और इससे मुझे और मेरे तीनों भाइयों को खाना मिल जाता है। एक दिन ठीक उसी समय जब मैं तीनों छोटे बच्चों को कुछ शिकार की तकनीकें सिखा रहा था, कुछ असामान्य हुआ। उस इलाके में जहां 3 साइबेरियन बाघों के क्षेत्र मिलते हैं, समुद्र की लहरों की तरह दहाड़ों की एक श्रृंखला पूरे जंगल में गूंज उठी। वे दहाड़ें गुस्से से भरी हुई थीं और मेरी तेज सुनने की क्षमता के कारण मैंने कुछ और भी सूक्ष्म आवाजें सुनी। मुझे तुरंत पता चल गया कि 2 नर आपस में लड़ रहे हैं। मैं तुरंत उत्साहित हो गया और पूरी रफ्तार से वहां की ओर दौड़ पड़ा।
मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था। मैंने कभी क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं देखी थी। आज यह तमाशा देखने और कुछ सीखने का बिल्कुल सही मौका था। मैं 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ा और एक ऊंचे स्थान पर जाकर रुका। वहां से मैं लड़ाई का दृश्य साफ साफ देख सकता था। आसपास के जानवर इस शोरगुल से डरकर बदहवास भाग गए। उनमें से एक बाघ वही था जिसे मैंने पहले देखा था, वह साइबेरियाई बाघ जो अभी अभी वयस्क हुआ था। और दूसरा बाघ उवा नहीं था, बल्कि वह वयस्क बाघ था जो उवा के साथ शांति से रहता था और पड़ोसी क्षेत्र पर राज करता था। शायद उस घुमंतु ने पहले ही देख लिया था कि उवा क्या कर सकता है और उसकी तुलना में उसने स्थानीय बाघ को चुनौती देने का फैसला किया जो उवा से कमजोर लगता था। दोनों नर बाघ इंसानों की तरह खड़े हो गए और एक दूसरे की ऊपरी शरीर पर पंजे मारने लगे। कुछ ही देर में दोनों खून से लथपथ हो गए थे। इसके बाद जब पंजे यह साबित करने के लिए काफी नहीं रहे कि असली राजा कौन है, तो दोनों खूंखार जानवर एक दूसरे को काटने लगे। मकसद था जितना हो सके उतना निर्दयी होना। दरअसल क्षेत्र के लिए होने वाली लड़ाइयां सबसे क्रूर और जंगली होती हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने या हार स्वीकार करने के संकेत नहीं देता। धीरे धीरे रात उतरने लगती है। दोनों नर बाघ अब एक दूसरे को घायल करने के शुरुआती चरण से गुजर चुके हैं। इस समय वे एक दर्दनाक द्वंद्व में हैं, यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले हार मानता है और कमजोरी दिखाता है। जो भी ऐसा करेगा उसके लिए केवल एक घातक वार की प्रतीक्षा है। साथ ही दोनों जानते हैं कि आसपास के जंगल दर्शकों से भरे हुए हैं। दूसरे की दयनीय हार का गवाह बनना उनकी अपनी सत्ता को और भी मजबूत कर देगा। हालांकि दोनों घायल हैं, कोई भी शिकारी पास आने की हिम्मत नहीं करता। इसके विपरीत वे उन्हें सम्मान की नजर से देख रहे हैं। लगभग आधे घंटे बाद क्षेत्र के मालिक ने सबसे पहले शारीरिक थकावट को सहन नहीं कर पाया। उसके अगले पैर की चोट के साथ साथ उसका शरीर थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने इस छोटी सी मौके को भांप लिया और एक छाया की तरह उस पर झपट पड़ा। जो अभी हाल ही में क्षेत्र का मालिक बना था, अब चुनौतीकर्ता के वजन के नीचे दब गया था। इसमें कोई शक नहीं था। हालांकि दोनों साइबेरियाई बाघ थे, वे एक दूसरे वयस्क नर की काटने की ताकत को सहन नहीं कर सकते थे। एक विजेता जन्म ले चुका है। जो क्षेत्र अभी अभी स्थिर हुआ था, वह एक बार फिर इस युवा नर बाघ के हाथों में चला गया। मेरे सामने पराजित यह साइबेरियाई बाघ हारने वालों के साथ क्या होता है, इसकी जीवित मिसाल है। इसी वजह से मैंने हमेशा खुद को कम आंका है, ताकत इकट्ठा की है और इंतजार करूंगा जब तक मैं काफी प्रभावशाली न हो जाऊं। और फिर मैं अपना खुद का रास्ता शुरू करूंगा राजा बनने के लिए। एक के बाद एक क्षेत्रीय बाघ को चुनौती दूंगा ताकि मैं राजाओं का राजा बन सकूं। मैं उवा से भी ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा। मैं एक और भी विशाल जंगल पर राज करूंगा और इंसानों की तरह साइबेरियाई बाघों का राजा बन जाऊंगा। मैं उन्हें एक एक करके अपने अधीन कर लूंगा और फिर उन्हें उनके अपने क्षेत्र सौंप दूंगा ताकि वे मेरे आदेशों का पालन करें। जैसे जैसे मेरे 3 शावक बड़े हो रहे हैं, उनका भूख भी काफी बढ़ रही है। शिकार करने का दबाव मुझ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द अपना खुद का इलाका हासिल करना होगा। सिर्फ तभी मैं हम चारों की जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। जब से मैंने अपनी मां का इलाका छोड़ा है, मैं बेहद सतर्क रहा हूं, क्योंकि इस इलाके में उवा के अलावा 2 और अनजान नर भी हैं। अगर मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। और जैसा अक्सर होता है, वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर होता है। मैंने जैसे ही आराम करने के लिए एक अस्थायी जगह ढूंढी थी, तभी मेरी पीठ के पीछे जंगल से एक वयस्क नर बाघ के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि क्या यह वयस्क नर वही है जिसे उवा ने एक आंख से अंधा कर दिया था। मुझे हमेशा लगता रहा है कि उस एक आंख वाले बाघ की कुछ और ही मंशा है। मैं तुरंत आवाज की दिशा में देखने के लिए एक ऊंची जगह पर कूद गया। वाकई वह वही एक आंख वाला बाघ था, लेकिन उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। उसके मुंह में एक नर बाघ का सिर था जो अभी तक सड़ना शुरू नहीं हुआ था, और वह जिस दिशा में बढ़ रहा था वह ठीक उवा के इलाके और नए मालिक के इलाके की सीमा की ओर थी। मुझे बेचैनी महसूस हुई, यहां तक कि थोड़ी चिंता भी हुई। मुझे डर था कि जो मैंने पहले सोचा था वह धीरे धीरे सच होता जा रहा है। अगर इस नरबाघ का सिर उवा के इलाके में दिखाई देता है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। उसी समय मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया।
अगर यह एक आंख वाला बाघ जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि ऊवा और युवा नर बाघ के बीच टकराव हो जाए तो? भले ही युवा पड़ोसी बाघ अपनी जवानी के कारण ऊवा को हरा न सके, वह उसे कुछ चोटें तो पहुंचा ही सकता है। और फिर एक आंख वाला बाघ इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अचानक हमला कर सकता है। इस निष्कर्ष ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अपने पिछले जीवन में मैंने कई जानवरों के डॉक्यूमेंट्री देखे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक साइबेरियन बाघ इतनी चालाकी से योजना बना सकता है कि बाघ आपस में ही एक दूसरे को मार डालें। अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए मैंने एक आंख वाले बाघ का चुपचाप और दूर से पीछा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह एक आंख वाला बाघ ऊवा के इलाके में घुसा और फिर लगभग 10 मिनट बाद वहां से बाहर निकल आया। उस नर बाघ का सिर अब वहां नहीं है। अब बहुत संभव है कि वह सिर ऊवा के इलाके के किसी जंगल में हो। यह आसानी से कल्पना की जा सकती है कि जैसे ही ऊवा अपनी गश्त के दौरान उसे देखेगा, दोनों पड़ोसी इलाकों के बाघों के बीच टकराव अनिवार्य रूप से भड़क उठेगा। लेकिन मैं ऊवा को सीधे यह नहीं बता सकता कि यह सब अंधे बाघ का काम है। मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, यह देखते हुए कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। हालांकि ठीक जब मैं ऊवा के इलाके में प्रवेश करने ही वाला था, मैंने एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनी। धत्त तेरी की! यह आवाज निसंदेह ऊवा की ही है। मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मुझे ऊवा को पड़ोसी इलाके में जाने से रोकना ही था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उस समय ऊवा हत्यारी नजरों से उस बाघ के सिर को घूर रहा था। ऊवा के लिए पड़ोसी इलाके का वह लड़का न सिर्फ बदतमीज था, बल्कि उसने उसकी जमीन पर आकर यह चुनौती भी दी थी। यह उसकी मां रानी की गरिमा के खिलाफ है और यह अटल है। सिर्फ उन गुस्से से भरे दहाड़ों से ही पता चल रहा था कि ऊवा कितना क्रोधित था। अगर मैं उस समय लापरवाही से पास जाता तो बहुत संभव था कि मैं उसकी नाराजगी का पहला शिकार बन जाता। आखिरकार अब हमारी पिता पुत्र की रिश्ता पहले जैसा करीबी नहीं रहा। अब मुझे हर हाल में यह रोकना होगा कि ऊवा और वह युवा बाघ आमने सामने न हो। लेकिन इस मामले से भी ज्यादा जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वह उस अंधे बाघ की चालाकी और उसकी गणनात्मक सोच थी। यह तो उस सीमा से भी आगे था जो एक साइबेरियाई बाघ कर सकता है। क्या वह भी मेरी तरह एक मानव आत्मा रखता है? इस समय ऊवा एक बारूद के पीपे की तरह है। अंधा बाघ उस बारूद की बत्ती है और वह युवा बाघ जो पड़ोसी इलाके का है, वह ज्वाला है। दुश्मनी भरी नजरों के साथ ऊवा अपने इलाके की सीमा की ओर बढ़ने लगा। गुस्सा पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। इसी दौरान युवा बाघ अपने ही जंगल में गश्त कर रहा था। हर जगह वह पेड़ों पर पेशाब छिड़ककर अपना इलाका चिन्हित करता और अपनी गंध छोड़ता ताकि घुसपैठियों को डरा सके। लेकिन ठीक अगले ही पल उसके इलाके के भीतर एक डरावना दहाड़ गूंज उठा। इस जगह के नए मालिक ने तुरंत ही अपनी उत्तेजना को एक तरफ रख दिया। एक नर बाघ उससे झगड़ा करने आया था और ऊपर से उसे दहाड़ के साथ बेहिचक चुनौती भी दे रहा था। उसके लिए जिसने अभी अभी एक और बाघ को हराया था, यह कैसे सहन किया जा सकता था? ऊवा को दुश्मन के इलाके की ओर लगातार करीब आते देख मुझे भयानक बेचैनी महसूस हुई। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जब मेरे पिता उस युवा बाघ के इलाके में घुसे तो मुझे बाकी किसी बात की परवाह नहीं रही। जंगल के एक किनारे से मैंने अपनी मां की आवाज की नकल करते हुए एक दहाड़ लगाई। ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने दूर से उसे सुना और जवाब में भी एक दहाड़ लगाई। यह देखकर कि वह रुक गया, मुझे बहुत राहत मिली। नाजुक पलों में बाघिन की पुकार से बढ़कर कोई चीज अनुशासन नहीं ला सकती। लेकिन जब मेरे पिता, जो अभी भी उलझन में थे, ने देखा कि वह मैं हूं, तो उनका मूड, जो शांत हो गया था, फिर से भड़क उठा। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जब मैं जल्दी जल्दी उनके पास दौड़कर गया और जैसे ही मैं उन्हें समझाने की तैयारी कर रहा था कि क्या हुआ था, तभी मेरे पिता ने मुझे अचानक एक थप्पड़ मार दिया, जिससे मैं सन्न रह गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे चेतावनी देने के लिए एक दहाड़ लगाई। मेरे पिता बहुत गुस्से में थे। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी मां की आवाज की नकल करके उन्हें धोखा दिया था। मैं पास गया और मैंने भी एक दहाड़ लगाई, यह कोशिश करते हुए कि उन्हें आगे के खतरे के बारे में चेतावनी दूं। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, जंगल के दूसरी ओर से वह युवा बाघ प्रकट हुआ। तनाव के कारण माहौल तुरंत जमसा गया।
हालांकि पापा बाघ और मैं कुछ दूरी पर थे, यह एक पारिवारिक मामला था। जब युवा बाघ पास आया तो पापा बाघ ने मुझे बचाने के लिए बिना एक पल गंवाए मुझे अपने पीछे कर लिया। दोनों बाघ एक दूसरे को घूरते रहे। उनकी नीली आंखों में एक खतरनाक चमक लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने अपने चारों ओर देखा, जंगल का निरीक्षण किया। मेरी प्रवृत्ति कह रही थी कि वह रहस्यमय एक आंख वाला बाघ कहीं किसी कोने में छिपकर देख रहा है। कुछ सेकंड बाद दोनों आकृतियां जैसे आपस में सहमति बना चुकी हों, दौड़ पड़ी। पापा बाघ एक अनुभवी की तरह ठीक उसी पल जब युवा बाघ झूला, अपनी विशाल पंजे से दूरी का सही अंदाजा लगाकर उसे थप्पड़ मार दिया। युवा बाघ को यह वार पूरी तरह से लगा। उसी समय उसके आंखों में डर और बेचैनी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर झटका जो घूम रहा था, खुद को संभाला और नवीनीकृत लड़ाई के जज्बे के साथ फिर से उसे चुनौती भरी नजरों से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि नतीजा पहली बार जैसा ही होगा। पापा बाघ ने अपनी जबरदस्त बढ़त के साथ उसे फिर से एक और थप्पड़ जड़ दिया। पापा बाघ की युवा बाघ के प्रति उपेक्षा ने उसे जबरदस्त अपमान का एहसास कराया। उसके दोनों हमले दूसरे की एक लापरवाह थप्पड़ से ही रोक दिए गए थे। इसके अलावा उसके चेहरे में आग सी जलन हो रही थी। युवा बाघ अब और सहन नहीं कर सका। वह लगातार खतरनाक और गुस्से से भरी दहाड़े निकालता रहा, जबकि वह इधर उधर टहल रहा था, ज्यादा दूर नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह हमला करने के लिए सबसे अच्छा कोण और समय तलाश रहा है। और तभी मैंने एक आंख वाले बाघ की परछाई देखी। 2 किलोमीटर दूर एक चट्टान पर बैठा वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था जो हो रहा था। पापा टाइगर और युवा बाघ के बीच मुकाबला देखकर मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हालात और न बिगड़ जाएं। पापा टाइगर का भी खुद को रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह पहले हमला करने का मौका तलाशने लगा। उसका युद्ध का अनुभव बहुत विशाल था, एक नौसिखिए युवा बाघ की तुलना में कहीं ज्यादा। पापा टाइगर ने मौका देखकर खुद को आगे बढ़ाया और युवा बाघ पर झपट पड़ा। उसका शरीर हवा में छलांग लगाते हुए एक काली छाया की तरह था, जिसने पल भर में युवा बाघ को ढक लिया, जब तक कि वह पापा टाइगर के शरीर के नीचे दब नहीं गया, जो उसके शरीर को जोर से काट रहा था। तभी युवा बाघ को पापा टाइगर के असली आतंक का एहसास हुआ। उसकी आंखों में डर इतना गहरा था कि मानो उसे छू भी सकते थे। उसे अपनी हर बात पर पछतावा हुआ। अगर वह आज जिंदा बचकर निकल गया तो शायद अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी पापा टाइगर के इलाके में कदम नहीं रखेगा। कुछ पल की तनातनी के बाद पापा टाइगर के दांतों ने युवा बाघ का शरीर छोड़ दिया। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास गया और एक गूंजदार दहाड़ लगाई। यह सबसे शक्तिशाली चेतावनी थी। पापा टाइगर ने भी हारने वाले को खत्म नहीं किया। ऐसा लगता था कि नर बाघों की लड़ाइयों में यह एक अलिखित समझौता था। एक आंख वाला बाघ कब चला गया पता ही नहीं चला, और मुझे यह भी नहीं पता था कि ठीक उसी समय जब पापा टाइगर और मैं वहां से चले गए, एक आंख वाला बाघ फिर से चुपके से वहां आ गया। उसने अपनी जीभ निकाली और जमीन पर गिरी बाघ की बची हुई खून को चाट लिया। उसने इलाके का निरीक्षण किया और महसूस किया कि जमीन पर फैला सारा खून युवा बाघ का ही था। उसकी आमतौर पर शांत आंखों में एक झलक उत्साह की दिखाई दी। वह नजर तिरस्कार भरी थी। उसने जंगल की जमीन पर पापा टाइगर द्वारा छोड़े गए कुछ बालों को सूंघा। उसकी एकमात्र आंख की नजर और भी ठंडी हो गई। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इस दौरान वह युवा बाघ कभी कभी इलाके की सीमा पर आता, जल्दी से अपनी पेशाब से निशान लगाता और फिर भाग जाता। लेकिन उस दिन जब मैं शिकार कर रहा था, मुझे जंगल में कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। पक्का करने के लिए मैंने जानबूझकर उन पेशाब के निशानों को भी ढूंढा जो उस युवा बाघ ने पहले छोड़े थे। कुछ तो ठीक नहीं है। पहले भले ही वह मेरे माता पिता की रौबदार मौजूदगी से डरता था, यह युवा बाघ हमेशा किसी तरह चुपके से मेरी सीमा तक आकर अपना निशान छोड़ जाता था। लेकिन अब उसकी गंध बहुत ज्यादा हल्की हो गई है। यह तर्क संगत नहीं है। अगर कोई बाघ अपनी ही पेशाब से अपनी सीमा नहीं चिन्हित करता तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। जो विचार अचानक मेरे दिमाग में आया उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया, खासकर जब मुझे उस एक आंख वाले बाघ की हरकतें याद आईं। मेरे दिल की बेचैनी और भी बढ़ गई। इस खोज के बाद मैं सावधानी से इस इलाके के और अंदर चला गया। दसियों किलोमीटर के दायरे में मैंने 2 या 3 जगहों की जांच की।
जहां उसके क्षेत्र की निशानियां होनी चाहिए थीं, वे गायब हो चुकी थीं। यहां जरूर कुछ अनजाना हुआ है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस युवा बाघ के पास जाऊंगा, उसके क्षेत्र के केंद्र में, और जांच करूंगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं देखने वाला हूं वह मेरी दुनिया की धारणा को पूरी तरह बदल देगा। जैसे जैसे मैं युवा बाघ की गुफा के इलाके के पास पहुंचा, मुझे रास्ते में कई जानवरों की लाशें मिलने लगीं। यह असामान्य नहीं है कि साइबेरियाई बाघ के क्षेत्र में जानवरों की लाशें मिलें, लेकिन इन शवों की संख्या इतनी अधिक थी कि मुझ जैसे बूढ़े बाघ को भी चिल्लाने का मन हुआ। यह तो सीधा साधा सभी जानवरों के खिलाफ एक अंधाधुंध नरसंहार था। मैं जल्दी से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया ताकि मुझे बेहतर दृश्य मिल सके। 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों जानवरों की लाशें पड़ी थीं। जब मैंने उन्हें करीब से देखा तो मुझे कुछ समझ में आया। इनमें से अधिकांश जानवरों की गर्दन पर काटने के निशान थे, जिससे वे तुरंत मर गए थे। यहां तक कि सबसे बड़े जानवरों जैसे जंगली सुअर की भी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन जानवरों के शरीर अंदर से खाली कर दिए गए थे, सिर्फ उनकी खाल और हड्डियां ही बची थीं। मौसम और लाशों के सड़ने की स्थिति को देखकर लगता है कि इन सभी जानवरों की हत्या पिछले 2 हफ्तों में की गई थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वह यह थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद न सिर्फ मैं, जो इलाके की सीमा पर था, बल्कि मेरे माता पिता भी, जिनके पास इतनी अनुभव था, यह नहीं समझ पाए कि कुछ गलत हो रहा है। जांच करते समय मैंने एक भारी दबाव महसूस किया। मेरे चारों ओर का जंगल एक विशालकाय जानवर की तरह था जो इस इलाके को घूर रहा था। वातावरण बहुत ज्यादा शांत था। यहां तक कि जंगल के पक्षी भी यहां उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जबरदस्त मानसिक दबाव सहते हुए मैं धीरे धीरे गुफा के स्थान की ओर बढ़ता गया। 200-300 मीटर के दायरे में पहुंचते ही मुझे फिर से हवा में कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई। यह वही जानी पहचानी गंध थी जो युवा बाघ की थी। मेरी ही प्रजाति की कोई अनजानी खुशबू और इतना तीव्र खून की बदबू थी कि वह सब कुछ ढक रही थी। मैंने अपने सामने फैली अंधकार की ओर कदम बढ़ाए। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं गुफा के अंदर जो कुछ था उसे साफ साफ देख सका। वह एक डरावनी सुंदरता वाली फूल थी जिससे असहनीय खून की बदबू आ रही थी, और उस फूल की नोक पर एक छोटा सा लाल फल था जिससे बेहद आकर्षक खुशबू आ रही थी। लेकिन जो चीज मुझे सच में दहशत से भर गई वह थी वह जगह जहां इस पौधे की जड़ें थीं। असंख्य लताएं युवा बाघ के मांस और हड्डियों में ढंसी हुई थीं। वे लताएं लगातार मरोड़ खा रही थीं, उसके शरीर से पोषक तत्व निकालकर ऊपर भेज रही थीं। मैं जो कुछ भी देख रहा था वह बहुत ही अजीब था, मेरी समझ से पूरी तरह बाहर। अचानक मैंने फिर से उस मोहक खुशबू को सूंघा और खुद को रोक नहीं पाया। मेरी अगली टांगें आगे बढ़ गईं। अचानक मेरे सामने पूरा दृश्य बदल गया। गगनचुंबी इमारतें, शहर की नियॉन लाइटें, वे दृश्य सामने आ गए जिन्हें मैंने बाघ के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद लगभग भुला ही दिया था। वे फिर से सामने आ गए। डर के मारे मैंने नीचे झुककर अपना शरीर देखा। मेरे मजबूत बाघ के पंजे अब 5 इंसानी उंगलियों में बदल गए थे। अचानक मैंने आगे से आती एक गर्म और जानी पहचानी सी अनुभूति महसूस की। मैं पास जाकर अभिवादन करना और पूछना चाहता था कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अचानक एक बेचैनी ने मुझे घेर लिया। मैंने ठीक उसी समय रुक गया जब मैं एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, और तभी मुझे एक तेज दर्द महसूस हुआ। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे सामने का दृश्य बिल्कुल भी नहीं बदला था। मेरा शरीर अब भी एक साइबेरियाई बाघ का ही था और मेरे पंजे बिल्कुल भी नहीं बदले थे, और वह आकर्षक दिखने वाला पौधा मेरे शरीर के अंदर जड़ें जमाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह पहले ही मेरी पंजे की त्वचा और फर को चीरकर मेरे खून तक पहुंच चुका था। मैंने गुफा के सामने वाले एक कोने की ओर देखा। जो युवक पहले दर्द से धीरे धीरे कराह रहा था, अब वह एक लाश बन चुका था। उसकी हालत दयनीय थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुफा के बाहर के जानवरों की थी। जब मुझे होश आया तो मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी बाघ की पंजे से उस पौधे की डंडी को उखाड़ने की कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मैं उसे तोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी दांतों से उस डंडी को काट लिया। अपनी जबड़े की पूरी ताकत लगाकर मैंने मजबूती से दबाया। उल्टी जैसा महसूस होते हुए भी सहन किया। जैसे ही मैंने उस पौधे को चबाया, अचानक मेरे शरीर में गर्मी की एक लहर सी उठी। मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला। मैं बस इस अजीब और डरावनी जगह से भाग जाना चाहता था। चूंकि उसकी एक जड़ मेरे पंजे में ढंसी हुई थी, मैं उसे चाहे जितना भी झटकूं, हटा नहीं पा रहा था।
आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार झटका दिया। मैं गुफा से भागता हुआ बाहर निकला, पूरे पौधे को अपने साथ घसीटते हुए, और जो असहजता महसूस हो रही थी उसे सहन करता रहा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं गुमा के इलाके में नहीं पहुंच गया। उस मोहक पौधे का एक हिस्सा निगलने की अनुभूति याद करते हुए मैंने उसे फिर से काट लिया। तुरंत ही एक तीव्र खुशबू मेरे मुंह में भर गई। अचानक उस अजीब पौधे की बनावट पत्थर जैसी सख्त हो गई, और ठीक उसी समय मेरे भीतर वह रहस्यमय शक्ति जोरदार तरीके से उभर आई। एक ही पल में वह सख्त हो चुकी पौधा टुकड़ों में बिखर गई और उसके भीतर से बहता मीठा रस मेरे पेट तक पहुंच गया। मेरे भीतर की रहस्यमय ऊर्जा तुरंत ही उथल पुथल मचाने लगी। वह पूरे शरीर में दौड़ने लगी, सामान्य से 10 गुना अधिक सक्रिय होकर। मैं अपने शरीर में हो रहे बदलावों को साफ साफ महसूस कर सकता था। इस चीज का तरल मेरे भीतर की रहस्यमय ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ा सकता था। मैं इस विस्फोटक शक्ति की अनुभूति का आदी हो गया था। इसी बीच अंधा बाघ चुपके से गुफा तक पहुंच गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह लाल पौधा जिससे वह ग्रसित था अब वहां नहीं था। उसने पूरी गुफा में खोजबीन की और धीरे धीरे कुछ सुराग मिलने लगे। अपनी ही जाति के किसी एक का गंध। अंधा बाघ धीरे धीरे उस निशान का पीछा करने लगा। यह स्पष्ट था कि अंधे बाघ की हालिया गुमशुदगी का संबंध इसी पौधे से था। तब तक मैंने उस पौधे को पूरी तरह निगल लिया था। इस मजबूत हुए शरीर के साथ न केवल मेरी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत दूर तक पहुंच गई थी, बल्कि मेरी गति और ताकत भी काफी बढ़ गई थी। मैं उस स्तर तक पहुंच गया था जहां मैं एक औसत वयस्क नर बाघ का मुकाबला कर सकता था। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि दौड़ते समय मेरा शरीर कई असामान्य बदलावों से गुजर रहा था। यह किसी विकास जैसा लग रहा था। एक खास और अजीब सी अनुभूति मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जंगल में ज्यादा देर रुकने की हिम्मत न करते हुए मैं पूरी रफ्तार से उस गुफा की ओर दौड़ा जो हमारा आश्रय थी। मैं तेजी से भागा, लेकिन खून में एक नशे जैसी अनुभूति और भी तीव्र होती जा रही थी। कुछ ही किलोमीटर का सफर कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। उसी समय वह एक आंख वाला बाघ जो मेरा पीछा कर रहा था, उसने यह दृश्य देखा, लेकिन वह जरा भी हैरान नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी ऐसी कोई रूपांतरण की प्रक्रिया अनुभव की हो। वह कुछ किलोमीटर तक मेरा पीछा करता रहा। उस एक आंख वाले की अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। उसी समय उसने मेरी पहचान की पुष्टि कर दी। वह जंगल में कुछ पल सोचने के लिए रुका और आखिरकार मेरा पीछा छोड़ने का फैसला किया, जबकि वही था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर वह पौधा हासिल किया था। हालांकि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। उस समय वह यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि वह मुझे हरा सकेगा। जब वे दोनों छोटे हैरानी से उभरे तो उन्हें वह रेंगती हुई पौधा भी सुंदर लगने लगी। वे उसे देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े। सबसे छोटा तेंदुआ पहले तो उस चीज से डर गया था, लेकिन बाद में उसमें भी गहरी जिज्ञासा जाग गई। और ठीक उसी समय कुछ बड़ी और मजबूत पंजे जोर से आगे की ओर झपटे। पौधे की बेलें छोटे बाघ से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर थीं। निर्णायक क्षण में मेरे पंजे ने उसे बचा लिया। मुझे अभी भी सिर थोड़ा चकराया हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने अपने सामने का दृश्य धुंधला धुंधला देखा। इसलिए बिना हिचकिचाए मैंने अपना पंजा उठाया और जोर से नीचे गिरा दिया। हालांकि धमाका इतना जोरदार था कि मैं खुद भी चौंक गया, और वो भी तब जब मैंने सिर्फ पंजा उठाकर हल्का सा नीचे मारा था और मेरा पंजा जमीन में 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा धंस गया। मैं अपनी पंजे की ताकत से उतना ही हैरान था जितना उस पौधे से निकलने वाले मीठे तरल से। ऐसा लगता है कि यह तरल ताकत बढ़ाने के लिए बेहद अच्छा है। जिस पल मैंने इस पौधे को देखा, मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण दुनिया नहीं है। शायद भविष्य में और भी असाधारण चीजें होंगी। मुझे और मजबूत बनने के लिए हर मौके का फायदा उठाना होगा, और यह पौधा मेरा मौका हो सकता है। मैंने उस पौधे को देखा जो कीचड़ में पूरी तरह से दब गया था। मैंने अपने पंजों से उसे कीचड़ से उठाया और तीनों शावकों से दूर हटने को कहा। मैं वहां गया जहां हमने दूसरे जानवरों की हड्डियां फेंकी थीं, और मुझे एक जंगली सुअर की टांग मिली। मैंने पौधे को हड्डी पर रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पौधा अब भी मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था, सूखा दिखने की कोशिश कर रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि इस चीज में अब भी जीवन शक्ति है। इसका वर्तमान हाल तो बस एक नाटक था। कुछ कहे बिना मैं थोड़ा और पास गया और फिर अपने हाल ही में मजबूत हुए दांतों को हल्के से दिखाया। यह पूरी तरह से एक धमकी थी। मेरे वर्तमान आकार और अत्यधिक बढ़ी हुई ताकत के साथ अगर मैं सच में इस पौधे को पहले की तरह चबाने लगूं
तो मुझे डर है कि मेरे दांत इसे टुकड़ों में फाड़ देंगे और मैं इसे निगल जाऊंगा। ठीक उसके बाद एक हल्की सी चटक की आवाज सुनाई दी। पौधा तुरंत नरम हो गया और उसकी बनावट बदल गई। मेरी धमकी के चलते उसकी सारी जड़ें तेजी से जंगली सूअर की टांग की हड्डी में धंस गईं। मैंने उसके हालात को ध्यान से देखा। उसकी बेलें सख्त हड्डी को हैरान कर देने वाली आसानी से भेद रही थीं। अंदर तक जाकर वे पोषक तत्व सोख रही थीं जिनकी उसे जरूरत थी। पिछला दृश्य याद आते ही मैं अनायास ही सतर्क हो गया। कौन जानता है यह चीज और क्या क्या कर सकती है। इसके अलावा क्या इसके पास और भी कोई चालें होंगी? अगर ऐसी कोई चीज इस जंगल में आ जाए तो यहां रहने वाले सभी जानवरों के लिए यह पूरी तरह से तबाही बन जाएगी। तीनों छोटे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उनका भाई जमीन पर क्यों पड़ा था। उसके शरीर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और उसके मुंह से भी कुछ अजीब चीजें निकल रही थीं। और फिर अचानक वह जाग गया और उसने वे बेहद अजीब हरकतें की। वे तीनों दौड़कर अपने भाई के चारों ओर आ गए और उस अजीब दृश्य को देखने लगे। मैंने उन तीनों जिज्ञासु बच्चों को अलग किया और पौधे में हो रहे बदलावों को देखने लगा। ऊपर जो लाल फल पहले था वह अब लगभग गायब हो चुका था। मोटा तना जो पहले अंगूठे जितना मोटा था अब काफी सिकुड़ गया था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही उसकी पतली जड़ें जंगली सूअर की टांग की हड्डी में ढंसी, पौधे की जड़ से धीरे धीरे एक फ्लोरेसेंट रोशनी जमा होने लगी। फिर वह रोशनी परत दर परत ऊपर चढ़ती गई जब तक कि आखिरकार सब कुछ ऊपर फल में केंद्रित नहीं हो गया। मुझे लगता है कि यह पौधा दूसरी जीवों से जीवन ऊर्जा लेकर उसे उस फल में संकेंद्रित करता है और इसी तरह विकसित होता है। यह दृश्य मुझे कुछ हद तक हैरान कर गया। क्या यह जंगल एक और बड़ा बदलाव झेलने वाला है? मेरी बदली हुई आंखें अब सिर्फ साधारण पीले रंग की नहीं थीं। अब वे चमक रही थीं और इस वक्त मेरी नजरें उस खतरनाक और डरावने पौधे पर जमी हुई थीं। वाकई यह एक जोखिमों से भरी तकदीर है। मैंने एक लंबी सांस ली और उन तीनों नन्हे बच्चों को उस पौधे से दूर रहने की चेतावनी दी। इसी बीच मैं जंगल के अंदर गहराई की ओर दौड़ गया। करीब 10 मिनट बाद मैं अपने मुंह में एक मरा हुआ जंगली खरगोश लेकर लौट आया। मैंने दूर से उस पौधे पर नजर डाली और मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी वहीं था, कहीं गया नहीं था। वह अब भी जंगली सूअर की हड्डियों के ढेर पर जमी हुई थी जिसमें अब कोई पोषक तत्व नहीं बचा था। उसका नाजुक सा शरीर पहाड़ी हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। वह किसी छोटे जीवित हो गए परिकठा के बौने जैसी लग रही थी। मैं पास गया और मरा हुआ खरगोश उसके पास गिरा दिया। इससे पहले कि मैं अगला कदम उठा पाता, पौधे ने खुद ब खुद अपनी जड़ें उसकी ओर फैला दी। सिर्फ 7 या 8 मिनट में लगभग 3 या 4 किलो का एक खरगोश पूरी तरह से अपनी जीवन ऊर्जा से खाली हो गया। ऐसा लगता है ये जिंदगी पहले की जिंदगी से बहुत अलग नहीं थी। पौधा एक पल के लिए कांपा और फिर उसका शरीर हल्के से झूलने लगा। उसने मेरे सामने चापलूसी भरे अंदाज में प्रणाम किया और फिर अपनी एक जड़ फैलाकर उसे मेरे सामने एक क्षैतिज रूप में रख दिया। तुरंत ही जड़ के सिरे से एक आंख के आकार की हरे नीले रंग की तरल बूंद निकल आई। वह बूंद हवा में ही लटकी रही। उसी पल मुझे समझ आ गया, वह हरे नीले रंग की तरल बूंद शायद उस खरगोश की पूरी सार तत्व थी। लेकिन इस बार मैंने उसे चाटने के लिए अपनी जीभ नहीं निकाली। मैंने अपने पीछे खड़े तीनों नन्हे बच्चों की ओर देखा और शियाओदी को बुलाने के लिए एक आवाज निकाली। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए शियाओदी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। पौधे की जड़ से हरे नीले रंग की बूंद गिरी और एक तीव्र ताजगी भरी खुशबू तुरंत शियाओदी के मुंह में भर गई। फिर वह बूंद उसके शरीर के अंदर गायब हो गई। वह उसकी रक्त में घुल गई और उसके शरीर के अन्य हिस्सों में बहने लगी। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद शियाओदी का शरीर लड़खड़ाने लगा। वह अभी तक मेरे पास भी नहीं पहुंचा था कि धड़म वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं चिंतित होकर उसे देखने के लिए पास गया। उसकी सांसें काफी स्थिर थीं। वह बस एक पल के लिए बेहोश हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और उसकी देखभाल के लिए उसके पास ही बैठ गया। वहीं दूसरी ओर पौधा भी वह हरे नीले रंग की बूंद छोड़ने के बाद थोड़ा मुरझा गया था। ऐसा लगता है उसे बनाना भी उसके लिए काफी बोझिल था। इस बार मैं समझ गया। निश्चित रूप से एक बूंद उसका सीमा नहीं थी। उसका इतना कमजोर दिखना आंशिक रूप से मेरे लिए एक अभिनय था। मैं खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। यह चीज साधारण पौधे जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चेतना आ गई हो। यहां तक कि उसे कुछ चालाकियां भी आती थीं, जैसे खुद को कमजोर दिखाना और छुपाना।
यह तो बिल्कुल उसी कहावत जैसी थी, जो ज्यादा फायदा दे उसी के करीब रहना। अगर वह अंधा बाघ यह देखता तो शायद गुस्से से मर ही जाता। आखिर क्यों उसे इतने सारे पोषक तत्व देने के बाद भी इस चीज की जीवनदायिनी तरल की बस कुछ ही बूंदें मिली, और ऊपर से उसे इसकी भीख के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ा। मुझे नहीं पता कि इस पौधे का प्रकट होना क्या मायने रखता है या इसका इस जंगल पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है। मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। इस अचानक हुए बदलाव ने मेरी सारी योजनाएं उलट-पुलट कर दी। छोटे बाघ पर करीब से नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी जान को अब कोई और खतरा नहीं है, मैं थोड़ा शांत हो गया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद छोटा बाघ आखिरकार अपनी आंखें खोलता है, थोड़ा चकराया हुआ और अभी तक इस प्रक्रिया का आदी नहीं हुआ था। मेरे पास उसे ध्यान से देखने का समय नहीं था। मैं शिकार जारी रखने और उन तीनों शावकों को चेतावनी देने की तैयारी करने लगा। उन्हें उस पौधे से दूर रहना होगा। इसके बाद मैं फिर से जंगल के अंदर चला गया। हालांकि मेरे शरीर में कुछ बदलाव आए थे और यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, लेकिन इनाम भी बहुत बड़ा था। कम से कम अब मैं अपने भीतर छिपी हुई अपार शक्ति को गहराई से महसूस कर सकता हूं। सर्दी अब आ चुकी है। मुझे न केवल तीनों शावकों के लिए खाना जुटाना है, बल्कि मुझे इस पौधे को भी कुछ पीने के लिए देना होगा ताकि वह और अधिक मीठा तरल बना सके। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि तीनों शावक विकसित हो सकें। जब मैं छोटे बाघ के जागने का इंतजार कर रहा था, तब मैंने यह भी खोजा कि वह मीठा और हरा सा तरल जीवों के शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत शक्तिशाली प्रभाव रखता है। अगर इसे बड़ी मात्रा में या लंबे समय तक सेवन किया जाए तो यह यहाँ तक कि आनुवंशिक सीमाओं को भी तोड़ सकता है और किसी उच्च स्तर के जीवन रूप में विकसित कर सकता है। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। जंगल में दौड़ते समय मेरी गति और भी तेज हो गई थी। अब तो मैं एक ही छलांग में 6 या 7 मीटर की दूरी भी पार कर सकता था। जंगल में अपनी ताकत आजमाने के बाद मैं अपने एक पंजे को देखने लगा। जो छेद बना था वह एक बास्केटबॉल के आकार का था। अब तो मैं अपनी वर्तमान ताकत का भी अंदाजा नहीं लगा सकता था, और इस बार की उपलब्धियां केवल ताकत और गति में वृद्धि तक ही सीमित नहीं थीं। मेरी दृष्टि, मेरी सुनने की क्षमता और मेरी अन्य इंद्रियां भी काफी हद तक बेहतर हो गई थीं। मेरी शारीरिक स्थिति में यह समग्र सुधार मुझे अपार खुशी से भर रहा था। अब जो ताकत मेरे पास है, उसके साथ अगर मैं दूसरे वयस्क साइबेरियाई बाघों से भी मिलता तो उनका सामना करने और यहां तक कि उन्हें हराने की क्षमता रखता। यही सोचते हुए मैं उस पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व देने की तैयारी करने लगा। जो हरी वाइटल पदार्थ मैं बनाऊंगा, उसे मैं तीनों शावकों को धीरे धीरे खाने दूंगा। इस तरह वे भी यथासंभव तेजी से बढ़ सकेंगे, और अगर आगे चलकर कुछ बच जाता तो मैं पापा और मम्मी बाघ को भी थोड़ा देने पर विचार करता। हालांकि वर्तमान लाभ सुखद आश्चर्य थे, मैंने एक और बात के बारे में भी सोचा। अगर ऐसी कोई पौधा सामने आ सकता है तो भविष्य में और कौन सी अनजानी चीजें सामने आ सकती हैं? शायद क्या अज्ञात और शक्तिशाली जीवों का अस्तित्व भी हो सकता है? चिंता ने मुझे घेरना शुरू कर दिया और मेरे मन में ऐसी स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसकी योजना और सोचने लगा। मुझे लगता है कि सिर्फ हम छोटे बाघों से ही काम नहीं चलेगा। हमें पापा बाघ और मम्मी बाघ को जल्द से जल्द अपने साथ मिलाना चाहिए। सिर्फ तभी हमारे पास इतना बल होगा कि हम अज्ञात खतरों का सामना कर सकें, इससे पहले कि बड़ा बदलाव आए। जब मैं यह सोच रहा था, एक गाढ़ी और खून की सी महक मेरी नाक में आई। एक काला भालू खा रहा था। मैंने तुरंत समझ लिया, और वह मुझसे लगभग 10 किलोमीटर दूर बाईं ओर और आगे था। मैंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि क्या अपनी वर्तमान ताकत से मैं एक काले भालू को हरा सकता हूं या यहां तक कि उसे मार सकता हूं। इस विचार के साथ मेरे शरीर की शक्ति तुरंत फूट पड़ी। मैं जंगल में अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं भालू के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं। 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न तो बहुत ज्यादा थी और न ही बहुत कम। मैं पूरी रफ्तार से दौड़ा, अपनी ताकत को नियंत्रित करते हुए। मुझे वहां पहुंचने में 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा। काला भालू अपनी पंजों से एक जंगली सुअर की लाश को नोच नोच कर खा रहा था, जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था। अचानक उसने सिर उठाया और मुझे देखकर एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसने गुस्से और खतरे से भरी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। काला भालू अब पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ रहा था। उसका शरीर हर कदम पर कांप रहा था। मैं नहीं डरा, हालांकि वह भालू मुझसे थोड़ा बड़ा था। जब वह मेरी ओर दौड़ रहा था, मैंने भी उसे चुनौतीपूर्ण दहाड़ के साथ जवाब दिया। उसका विशाल और काला पंजा
गुस्से में मेरी ओर झपट पड़ा। मेरी नजरें उसी पर टिकी थीं। मैंने उसकी पंजे की चाल को पूरी तरह साफ देखा और उसके हमले का पहले ही अंदाजा लगा लिया। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी बाईं पंजे से पूरी ताकत के साथ हमला किया, सीधा भालू के मोटे पेट को निशाना बनाते हुए। मैंने अपने शरीर की गति का फायदा उठाया और घूमकर उसके पेट पर एक जोरदार पंजा मारा। मेरे पंजों ने उसके पेट में गहरी चोट कर दी, जिससे सफेद चर्बी बाहर दिखने लगी। थोड़े से खून और एक पतली ऊतक की परत के पार उसके अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। भालू ने दर्द से एक कराह निकाली और उसी समय उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह डर में बदल गया। हालांकि उसमें अभी भी लड़ने की इच्छा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके सामने खड़ा यह बाघ बहुत ही घातक था। मैंने एक ही वार में उसकी सारी रक्षा तोड़ दी थी। भालू डर गया था। उसे पता था कि अगर वह रुका तो मर जाएगा। भयानक दर्द सहते हुए वह मुड़ा और दूर एक गुफा की ओर भागने लगा। बिल्कुल, मैं उसे भागने नहीं देने वाला था। मैंने रफ्तार बढ़ाई और बिना किसी मेहनत के भागते हुए भालू को पकड़ लिया। बिना कोई अतिरिक्त हरकत किए मैं कूदकर भालू की पीठ पर जा गिरा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दबोच लिया, जबकि वह मेरी गर्दन को पंजों से नोचने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझ पर पंजा मारा, लेकिन वह मेरे कुछ बाल ही उखाड़ सका। उसने मेरी त्वचा पर बस कुछ सफेद निशान छोड़े, जो तुरंत गायब हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी त्वचा इतनी मजबूत होगी। मेरी सारी चिंता गायब हो गई। अब मैं सचमुच खुद पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा था। मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। मैंने सही मौका देखकर उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए। भालू की गर्दन इतनी मोटी थी कि मैं एक ही काट में उसे पार नहीं कर सका, लेकिन एक बार जब मैंने उसे जकड़ लिया तो अपनी पूरी ताकत से दबाया। आखिरकार मैंने एक ही काट में उसकी गर्दन का आधा हिस्सा उखाड़ दिया। वह तुरंत मर गया। मैंने अपने थूथन के चारों ओर लगी खून को चाट लिया। मैं अपने सामने पड़े काले भालू की लाश को देखता हूं और एक लंबी सांस लिए बिना नहीं रह पाता। अब जो ताकत मेरे पास है, उसके साथ काले भालू को मारना कोई बड़ी बात नहीं रही। असल में यह तो बहुत ही आसान था। यह सब उस पौधे के फायदों की वजह से है। यह सोचकर मैं भालू के शरीर को काटता हूं और उसे घसीटना शुरू करता हूं। मैं एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता हूं। मैं उस जंगली सूअर को भी बर्बाद नहीं करूंगा जिसे काले भालू ने शिकार किया था। यह बिल्कुल सही है। मैं यह सारा खाना अपने साथ ले जाऊंगा। इसमें से एक हिस्सा 3 छोटे बच्चों को खिलाने के लिए होगा और बाकी पौधे के लिए पोषक तत्व के रूप में काम आएगा, ताकि वह हरी जीवनदायिनी तरल को और शुद्ध कर सके। इतनी आसान लड़ाई ने मेरे अद्भुत शक्ति वृद्धि को साबित कर दिया है और उसकी परीक्षा भी ली है। अगर मैं चाहूं तो अब मेरे पास इतना बल है कि मैं एक वयस्क नर बाघ को चुनौती दे सकता हूं और उसके इलाके पर कब्जा कर सकता हूं। अब मैं आसपास के इलाके का एक चक्कर लगाने की योजना बना रहा हूं। अगर उस इलाके में, जिस पर पहले आवारा का राज था, अब अंधे बाघ का कोई नामो निशान नहीं बचा है, तो मैं इस पर विचार करूंगा। मैं यह सोचूंगा कि क्या मुझे उस इलाके को अपने क्षेत्र में मिला लेना चाहिए